चलिए, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बढ़िया बढ़िया होंगे। और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपका कंप्लीटली हमने फिजिक्स को कल पढ़ा था। देन आज बेटा हम थोड़ा सा जीके, स्टैटिक जीके को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने परसों क्लास ली थी। देन कल हमारी जीके की हो नहीं पाई थी, तो आज हम स्टैटिक जीके को करते हैं, क्योंकि आप भी जानते हो बेटा 20 नंबर का सवाल है ना, 20 मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा स्टैटिक को भी हम साथ में लेकर के चलेंगे, इकट्ठा आपके पास भी बर्डन ना हो, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे बेटा, कि लास्ट तक में आपके पास में क्या हो जाए, एक सफिशियंट डाटा हो जाए। यस और नो? एक सफिशियंट डाटा रहेगा तो देन आपका भी बेटा धीरे धीरे कोर्स कंप्लीट होता रहेगा। एक स्टैटिक नॉलेज आपको रहता है कि स्पिरिचुअल जो हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक में, वो थोड़ा सा आपको नॉलेज होता रहेगा। चाहे अभी हमने लैंग्वेज कंप्लीट कर ली है, देन इसके बाद में आपको माउंटेन वगैरह की पीडीएफ, आपको पीपीटीज जो है, या मैं कहूँगा वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। देन अभी मैं आपको लाइव में क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप कहोगे कि सर अभी आप हमें स्टैटिक में क्या पढ़ा रहे हो, वर्ल्ड हेरिटेज पढ़ा रहे हो। और आप जानते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। यस और नो? थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको वॉइस वगैरह प्रॉपर है या नहीं है। मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ बेटा, तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ हमारी पीपीटी को कि क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो थोड़ा सा वॉइस क्वालिटी आप मुझे थोड़ा बता दीजिए कि सर वॉइस क्लियर है, देन आपका क्या क्लियर है, वॉइस के साथ में क्वालिटी क्लियर है, ब्लर वगैरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, देन मैं आगे प्रोसीड करूँ। हमारे पास में 2 घंटे आज कोशिश करेंगे बेटा कि आपका टोटली जो वर्ल्ड हेरिटेज है जो हमें पढ़ना है, वो आज मैं आपकी कंप्लीट करा दूं। देन नेक्स्ट क्लास में जो कल होगी, तो हम उसको और अच्छे से कुछ और नया टॉपिक कल पढ़ेंगे। यस और नो बताइएगा। तो हमारी आई थिंक यही होनी चाहिए हमारी पीपीटी। ओके, देखते हैं बेटा। चलिए, यस सर क्लियर है, ऑल ओके। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं। भगवान गणेश जी को ये फिर किया, देन उसके बाद में कंप्लीटली यहाँ चलते हैं। हो जाइए, ये आपको भगवान गणेश जी दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा देख लीजिए बेटा। मुझे पानी की बोतल दे दो थोड़ा सा। एक बार चेक करना वॉइस वगैरह कंप्लीट। एप्लीकेशन यूट्यूब पे। चलिए, ऑल गुड, देन स्टार्ट कंप्लीट। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए बेटा, है ना। कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए, हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज को पढ़ना स्टार्ट किया था, शास्त्रीय भाषाओं को मैंने देख लिया था, टोटल भाषाएं बता दी थी। दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे, आप बात करोगे सर कौन सी? भारतीय विश्व धरोहर पढ़ रहे थे आपकी यूनेस्को में कौन कौन सी भाषाएं हैं। यूनेस्को के बारे में विश्व धरोहर मैंने बता दिया था, यूनेस्को में जो शामिल की जाती है। इसकी बात करेंगे बेटा, हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस फ्रांस में, 1945 में स्थापना होती है। यहाँ पेरिस के बारे में बता दिया था, विश्व धरोहर संरक्षण केंद्र की बात की थी। उसके बाद में यूनेस्को में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज है, तो आप कहोगे कि सर 43 वर्ल्ड हेरिटेज है, जिसमें से सांस्कृतिक कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर 35 सांस्कृतिक है। देन उसके बाद में प्राकृतिक 7 हो जाएगी। देन मिश्रित कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे कंचनजंगा 1 है सर। देन उसके बाद में मैंने बात की थी बेटा, पहली बार जब 1983 की बात करेंगे कि पहली बार कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे कि सर अजंता की गुफाओं को पहली बार शामिल किया। अजंता को रॉक कट केव बोला जाता है, लाल गुफाओं, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो टोटल गुफाएं कितनी है, तो आप कहोगे सर 29 या 30 गुफाएं, जिसमें से 16वीं गुफा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आप कहोगे मरणासन राजकुमारी के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद में बात करेंगे 17वीं, तो उसमें कितनी क्या है, तो चित्रशाला के ऊपर रॉक कट केव इसको बोला जाता है। देन उसके बाद में बात करेंगे बेटा एलोरा की गुफाओं की। एलोरा की जो गुफाएं है वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, अजंता में, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। औरंगाबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे संभाजीनगर के नाम से जाना जाता है। देन उसके बाद में यहाँ पर टोटल 34 गुफाएं जो जैन बौद्ध और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर एकाश्म मंदिर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्वत को काट करके कैलाश मंदिर बनाया गया, इसीलिए इसको कैलाश महादेव मंदिर या एकाश्म मंदिर के नाम से जाना जाता है। 20 रुपए के नोट के ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात हमने की थी आगरा के किले की। आगरा के किले की अगर बात करेंगे बेटा, तो अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया। इसके धौलपुर में स्थित है। इसको बनाने के लिए कौन से पत्थर का उपयोग किया गया, तो लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया। ये सारा बादलगढ़ इसका पुराना नाम हो जाएगा। यहाँ पर जहांगीर को क्या किया था, इसी किले में बंद कर दिया था, यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में ताजमहल पीला पड़ रहा है, किसके कारण? सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। यस और नो, इसकी बात करेंगे, ये हमने पढ़ लिया था। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ताजमहल आगरा में है, किसने बनवाया? उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनवाया था। ये थोड़ा सा याद रखना है कि अगर बात करेंगे इसके बाद में, तो यहाँ पर बेटा ये हो जाएगा।
ये हो गया। चलिए, इसके बाद में हमने एलोरा की गुफाओं की बात की थी, देन उसके बाद में सूर्य के कोणार्क मंदिर की बात की थी। सो कोणार्क मंदिर में कितने पहिए? 7 पहिए, 12 पहिए, 7 घोड़े लगे हुए, जो कि आपको सप्ताह और महीने दर्शाते हैं। जहाज को खींच लेता है, इसीलिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। बेटा महाबलीपुरम के स्मारक के बारे में बताया था। महाबलीपुरम के स्मारक को किसमें? ये पिरामिड आकार के मंदिर है, जिसको 1984 में शामिल किया गया। पल्लव वंश ने बनवाया था, सप्त पगोड़ा बोला जाता है। सबसे बड़े मंदिर की बात करेंगे युधिष्ठिर, सबसे छोटे मंदिर की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कौन सा? द्रौपदी रथ मंदिर है। टोटल 7 रथ मंदिर है, और यहाँ पर बेटा कृष्ण जी का भी मंदिर है, इसीलिए 7 रथ मंदिर हो जाता है। 5 पांडव, एक द्रौपदी का और एक कृष्ण जी का, टोटल 7 मंदिर हो जाएंगे। यहाँ पर बात करेंगे केवलादेव भगाना पक्षी विहार, बेटा कब शामिल किया गया? 1985 में। यहाँ तक अगर बात करेंगे बेटा, तो अभी तक कोई भी साइट हमारी नेचुरल साइट नहीं थी, ये हमारी पहली नेचुरल या पहली प्राकृतिक साइट हो जाएगी। यस और नो? इसकी बात करेंगे संवेदनशील क्षेत्र में घोषित है क्या? संवेदनशील है। और ये अगर बात करेंगे कि भारत में 2 संवेदनशील साइट है, नंबर 1 केवलादेव और दूसरी कौन सी हो जाएगी? लोकटक, जो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। मॉन्टेक्स भी बेटा एक संवेदनशील क्षेत्र जो होता है, सेंसेशनल जोन कह सकते हो आप उसको, उसमें शामिल है। तो आप बात करोगे कि सर ये होता है, बताइए बेटा क्लियर है क्या? ये चीजें मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका था। देन उसके बाद में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में घोषित होता है। कांजीरंगा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मात्र क्या होता है? एक सिंग वाला गेंडा। एक सिंग वाले गेंडा को क्या बोलते हो? राइनो। और राइनो का अगर आप इंग्लिश में अगर साइंस में पढ़ते हो तो राइनो का मतलब होता है बेटा नोज। क्या होता है? नोज। और जिसकी नाक की हड्डी बाहर आ गई उसी को बोलते हैं राइनो, है ना? ये चीजें याद रखना है एक सिंग वाले गेंडे के लिए। और अगर मैं बात करूं बेटा पूरे के पूरे अर्थ की, पूरे विश्व की, पूरे विश्व में अगर बात करोगे कि विश्व में लगभग पूरे विश्व का राइनो 70% एकमात्र कांजीरंगा नेशनल पार्क में इंडिया में पाया जाता है। कितना? 70% पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कांजीरंगा में। और ये कौन से नंबर की प्राकृतिक साइट हो जाएगी? एक सिंग वाला गेंडा। विश्व का, पूरे विश्व में जितने पाया जाते हैं 70% कहाँ पाया जाता है? असम में, कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये बात करेंगे बेटा तो ये विश्व का दूसरा नंबर, ये भारत का दूसरा प्राकृतिक हेरिटेज हो जाएगा, नेचुरल साइट हो जाएगी। डन? कौन से नंबर की हो जाएगी? दूसरे नंबर की। पहली मैंने बताया केवलादेव, घाना पक्षी विहार। दूसरे नंबर पे कौन सा? ये वाला, ठीक है। तीसरा बात करें मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की, ये बेटा असम में है, थोड़ा सा याद रख लेना, बिल्कुल ऐसा दिखता है मानस, है ना? गोवा के चर्च बता दिए थे। गोवा के चर्च, गोवा पुर्तगाल के बारे में सारी जानकारी देती थी। गोवा को कब राज्य बनाया गया? 1987 में। 1961 में इसको यूटी बनाया गया। देन ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी याद रखना है। गोनों के मोनूमेंट्स अगर बात करेंगे बेटा गोवा की, महारानी कैथरीन, राजकुमारी कैथरीन का आपने नाम सुना होगा। कैथरीन ब्रिगेंजा, जिसका चार्ल्स सेकंड के साथ में विवाह होता है। और पुर्तगाली ही मुंबई को किसको दहेज में दे देते हैं? अंग्रेज को। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि दहेज के रूप में मुंबई को दे दिया था। किसको? अंग्रेजों को, चार्ल्स में, है ना बेटा? मुंबई को दे दिया था दहेज में। आइसलैंड, हम मुंबई का द्वीप ले लो, है ना, उसको दहेज में दे दिया। उसके बाद में चार्ल्स सेकंड की मृत्यु हो जाती है और पुर्तगाली और दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है ना? वो चीजें थोड़ा सा, और वर्ल्ड वार छिड़ जाता है, ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। देन उसके बाद में पुर्तगाली ने निर्माण करवाया। ये सेंट जो आपका कैथरीन है, ये वही राजकुमारी के नाम पर रखा है ना? ये वाला याद रखना। अगस्टीन है के, और यहीं पर आपको मैंने बताया था बेटा गिरजाघर सबसे बड़ा है ना? ये याद रखना है। देन उसके बाद में हम्पी के स्मारक, हम्पी की बात करेंगे बेटा, यहाँ पर भी क्या लगे हुए? हम्पी। और हम्पी राजधानी किसकी रही? 1986 में इसको बनाया। हम्पी राजधानी किसकी रही? विजयनगर साम्राज्य के। 50 रुपए के नोट पे है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयरपोर्ट बताया था मैंने। एयर क्या बोलेंगे तो आप कहोगे कि सर ये ओपन क्या है? एयर म्यूजियम है, खुला हुआ म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा ये है। और वहीं मैं नॉर्मल म्यूजियम की बात करूंगा तो आप क्या कहोगे? बताओ, कल बताया था बेटा। बेटा इंदिरा गांधी तो भारत का म्यूजियम हो गया। वर्तमान में बताइए सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा? बेटा वर्तमान में सबसे बड़ा म्यूजियम नरेंद्र मोदी हो तो स्टेडियम हो गया बेटा। बताया था मैंने, डेनमार्क का कोपेनहेगन म्यूजियम बताया था। कहाँ पे है? डेनमार्क में। कोपेनहेगन किसकी राजधानी? डेनमार्क की सबसे बड़ा। हाँ बेटा वेरी गुड। क्या लिख रहे हैं? कोपेनहेगन, वेरी गुड पिंकल, है ना? सबसे डेनमार्क में, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? कोपेनहेगन हो जाएगा, वेरी गुड, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर बताया था बेटा फतेहपुर सिंकरी। और फतेहपुर सिंकरी पे आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा। ये गेट बेटा वही है जब गुजरात को जीत करके कौन आता है? अकबर। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कौन से गेट का निर्माण करवाया? तो आप कहोगे कि इस गेट को बोला जाता है बेटा बुलंद दरवाजा। मतलब आवाज को बुलंद करना कि हम जीत चुके हैं, हम क्या है? बुलंद है, आवाज हमारी क्या है? बुलंद। तो ये हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में अकबर ने निर्माण करवाया। कैसे करवाया? लाल पत्थर से
बुलंद दरवाजा है, यहाँ पर पंचमहल है। बौद्ध पंचमहल किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे बौद्ध से। शेख अलीम चिश्ती की दरगाह है ना। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, है ना। दरगाह है जोधा महल, यहीं पर बनाया गया। बताइए क्लियर है क्या बेटा? आगे बढ़े। खजुराहो के स्मारक, खजुराहो के स्मारक किसने बनवाए? बताइए खजुराहो के स्मारक कैसे दिखते हैं आपको? ऐसे दिखते हैं, है ना। कैसे दिखेंगे? तो आप कहोगे कि सर खजुराहो के स्मारक ऐसे दिखते हैं, ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं कि पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया के मंदिर कैसे बने हैं, तो आप कहोगे कि सर नॉर्थ इंडिया के मंदिर सारे के सारे नागर शैली में बने हुए हैं, परंतु एक मंदिर के चारों साइड सर मंदिर बना देना चारों कोनों पर, और बीच में एक मेन मंदिर रहता है, साइड में 4 और मंदिर रहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पंचायतन मंदिर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पंचायतन मंदिर। मतलब पंचायतन शैली में बने हुए मंदिर आपको खजुराहो में देखने के लिए मिलते हैं। और खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर में आता है। यस और नो? याद रहेगा। तो उसमें है छतरपुर में। और यहाँ पर बात करेंगे कौन से शासकों ने बनवाया, तो चंदेल शासकों ने बनवाया। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा कौन सी? कंदरिया महादेव मंदिर, जहां पर नंदी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, यहीं पर है कंदरिया महादेव मंदिर में। वो भी थोड़ा सा याद रखना है बेटा, ये लिखा हुआ है पंचायतन शैली में, नागर शैली में टोटल हो जाएगा। यहाँ पर ये सारी सब कुछ आपको जानकारी दी गई। छतरपुर बात करेंगे बेटा, एमपी में आता है ना, इसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में सुंदरवन टाइगर रिजर्व या सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन बेटा रॉयल बंगाल टाइगर, एकमात्र टाइगर जो बेटा पानी में तैर भी सकता है। इसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है कि ये क्या कर सकता है? तो आप कहोगे कि सर ये क्या कर सकता है? डेवलप इतना कर चुका है कि ये सब कुछ क्या करेगा? पानी में भी तैर सकता है। अच्छा, एक मूवी देखी होगी आपने जिसमें एक टाइगर क्या होता है, पानी में फंस जाता है, एक बच्चा रहता है ना, बच्चा और शेर वो पानी में फंस जाते हैं, फिर वो मछलियों को मार मार करके जीवित रहता है ना। वो टाइगर बीच बीच में आपको देखा होगा कि पानी में डूबता चला जाता है ना, फिर उसको बचता है, फिर वो वाला। तो ऐसा ही आप कह सकते हो। मूवी का भी शूट कहाँ हुआ है? तो बेटा बे ऑफ बंगाल का कह सकते हो कि वो शूटिंग भी जो हुई है बे ऑफ बंगाल में हुई है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि ये टाइगर क्या कर सकता है। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन में पाया जाता है। और सुंदरवन आपका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सुंदरवन डेल्टा में है ना। ये चीजें मैंने बता दी थी क्या 1987 में। अच्छा, मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है क्या यहाँ पे? और मैग्रोव वनस्पति क्या होती है? तो बेटा लवणोद्भिद होती है। क्योंकि लवणीय मतलब खारे जल में पाई जाती है, और खारे जल में जो वनस्पति पाई जाती है बेटा उसको हेलोफाइट बोलते हैं। क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि सर हेलोफाइट बोलेंगे। जो खारे जल में पाई जाती है लवणोद्भिद उसको बोला जाता है खाले, और उसको क्या बोलेंगे? हेलोफाइट बोलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर इसी में पाया जाता है, और इसमें 1987 में इसको शामिल किया गया। सुंदरी वृक्ष इसमें अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरी वृक्ष हो गया था। यस और नो? डन है क्या? फिर बात करते बेटा एलिफेंटा की गुफाओं की। अच्छा, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में बताइए। बताओ एलिफेंटा की गुफाएं अभी बताओ कहाँ पे है? फास्ट थोड़ा सा आंसर कीजिएगा। बताइए एलिफेंटा की गुफाएं, वेयर इज एलिफेंटा की गुफाएं? बेटा आंसर कीजिए थोड़ा सा। एलिफेंटा की गुफाएं आंसर करेंगे सभी लोग। बताएं। डन। पता है बेटा कहाँ पे एलिफेंटा की गुफा है? तो बेटा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? एलिफेंटा द्वीप पर है। और एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है? तो आप कहोगे बेटा मुंबई के पास में है। और बेटा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? तो आप ये देख रहे होंगे बेटा, एक इसको मैं नाम दे दूँ क्या? यहाँ अगर बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, यहाँ पर बेटा आपको 7 गुफाएं दिख रही होगी, है ना। तो यहाँ पर कितनी गुफाएं देखने को मिलती है? तो 7 गुफाओं का एक क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। और ये कहाँ पर है? एलिफेंटा नामक गुफाओं के पास में एलिफेंटा द्वीप पर है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? एलिफेंटा द्वीप। और एलिफेंटा द्वीप की बात करेंगे तो एलिफेंटा द्वीप पर ही आपकी एलिफेंट की गुफाएं हैं। और कहाँ पर है? तो बेटा आप कहोगे महाराष्ट्र में है। यस और नो?
बताइए। आगे लिखा हुआ है बेटा, देखिए यही लिखा हुआ है कि एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। धारापुर, ये इसको धारापुरी भी बोलते हैं, क्या बोलोगे? तो बेटा इसको धारापुरी बोला जाता है। जो पूरा क्षेत्र है उसको क्या बोलेंगे? इस पूरे क्षेत्र को धारापुरी बोला जाता है। 7 गुफाएं यहाँ पर है, 7 गुफाओं में है। और बेटा इन 7 गुफाओं में भगवान शिव के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान शंकर जी की मूर्ति ले लो, शंकर जी की बैठी हुई मूर्ति ले लो, है ना, भगवान शंकर से रिलेटेड हर सारी वस्तुएं आपको यहाँ पर मिलेगी। और जो शंकर भगवान को पूछते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं सेव पुजारी, है ना। शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं उसको बोलते हैं सेव धर्म। कौन सा धर्म? तो हम कहेंगे जो शंकर को मानते हैं, गॉड शंकर को मानते हैं, शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं, किसकी? शंकर भगवान की जो पूजा करते हैं, शंकर भगवान को अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, वो कौन सा होते हैं? सेव रिलीजन का पालन करते हैं। और सेव रिलीजन से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी बेटा आपको कहाँ मिलती है? तो एलिफेंटा गुफाओं में। और एलिफेंटा गुफाओं की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 7 है। यहाँ पर नटराजन की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बेटा अर्धनारीश्वर की मूर्ति आपको देखने के लिए मिलती है। कौन सी मूर्ति मिलेगी? जब अंधकासुर का वध किया जाता है, भगवान मोहिनी का रूप ले लेते हैं, है ना, अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं, तो वो मूर्ति भी आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो आप कहोगे अर्धनारीश्वर की भी मूर्ति आपको गुफाओं में देखने के लिए मिलती है। नटराजन की मूर्ति, भगवान शंकर का जो नटराजन रूप है, वो भी नटराज का जो रूप है वो भी आपको देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो आप कहोगे कि सर शैव धर्म में कहाँ पर? 7 गुफाओं में देखने के लिए मिलता है। और 7 गुफा कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बेटा महेश किसको बोलते हैं? महेश शिव जी को बोलते हैं, है ना। उसके बाद में विष्णु जी की मूर्ति है। गुफा में मुख्य द्वार में गुफा की अगर बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर महेश मूर्ति जो है गुफा की मुख्य मूर्ति है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भगवान महेश की जो मूर्ति है, टोटल गुफाओं में मुख्य मूर्ति कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि महेश मूर्ति जो है गुफा की मुख्य मूर्ति है। क्लियर है क्या? इसको कब शामिल किया गया? तो आप कहोगे 1987 में इसको शामिल किया गया। बताइए क्लियर क्या? अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? तो क्वेश्चन में आप कहोगे कि सर अजंता की गुफा क्या यूनेस्को में शामिल है? बताओ शामिल है या नहीं है, पहली चीज। अगर ये पूछ लेंगे, दूसरा आपसे पूछेंगे ये कौन से स्टेट में है, क्योंकि गुफाएं बेटा बहुत सारी हो गई। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये 2 बता दी। इसके साथ में मैंने आपको बाघ की गुफाएं बताया था। बाघ की गुफाएं वो भी कहां पर? अच्छा, बाघ की गुफाएं आंसर करो बेटा, कहां पे है बाघ की गुफाएं? बेटा बताइए। एमपी में आर पार जिला धार बताया था कि धार जिले में आती है, बाघ नदी के किनारे, बाघिन नदी के किनारे, है ना, बाघ की गुफाएं। भ्रातरी की गुफा भी इसको बोला जाता है ना। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है, एमपी में। अब यहाँ महाराष्ट्र में मैंने 2 औरंगाबाद में बजाई, अजंता एलोरा, और देन उसके बाद में ये वाली हो गई बेटी आपकी कौन सी? एलिफेंटा की गुफा है ना। ये भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ये थोड़ी सी बेटा आपको याद रखनी है। आगे चले क्या? फिर अगले इसमें चलते हैं। पटक्कल के स्मारक समूह, इसको भी कब शामिल किया गया? इससे बेटे वैसे क्वेश्चन कम पूछते हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि कैसे इसको हम लॉन्ग समय के लिए याद रख सकते हैं। बताइए। है ना, कौन से वाले हो जाएंगे? पटक्कल के स्मारक का समूह। अगर बात करेंगे बेटा इसकी, तो ये वाला, इसको पटक्कल का समूह क्यों बोला जाता है? पूरा का पूरा समूह है। और सारे के सारे बेटा आप यहाँ पर इसमें देख लो, यहाँ सारे के सारे आपको मंदिर दिखाई दे रहे होंगे। अगर बात करें, ये देखिए यहाँ से मंदिर है, यहाँ से सारे के सारे बेटा ऐसे कुछ मंदिर बने हुए हैं क्या? बताइए। ये बताओ, ये यहाँ से ये ले लो, यहाँ से इधर तक ये बना, मतलब सारे के सारे बेटा आपको पिरामिड के रूप में बने हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? है ना, ये देख लो, यहाँ से इसको ये बना देता हूँ, यहाँ से ये बना दूँ, ये बना दूँ, ये यहाँ से इसको अगर मैं पूरा ऐसा बना दूँ, तो ये बताओ मुझे कि पिरामिड के आकार में दिख रहे हैं क्या? है ना, ये सीधे के सीधे बेटा नीचे इनका बेस कैसा है, बेसमेंट कैसा है? अच्छा, आपको दूर से सही दिख रहा होगा, मुझे थोड़ा पास से ब्लर दिख रहा है ना। ये देखिए, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर नीचे से तो मंदिर कैसे है, वाइड एरिया में, थोड़ा सा चौड़े, है ना, और ऊपर धीरे 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 यहाँ पर आकर के सर ये नैरो हो गया। यस सर नो? हाँ बेटा कुछ बोल रहे? नहीं, मुझे लगा कुछ बोल रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ये नैरो हो जाएगा। यस सर नो? तो इसकी बात करेंगे कि ये ऊपर जाकर के सर नैरो हो जा रहे हैं, इसीलिए हम बात करेंगे कि ये पटक्कल का पूरा समूह है, जो कैसे है? तो आप कहोगे पिरामिड के आकार के है। क्लियर?
या मैं इसको शैली नुमा बोल सकता हूँ, विमानन शैली टाइप के, कि धीरे 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 ऊंचे होते जा रहे हैं। ऐसे भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। देखिए यही सारी चीजें यहाँ पर भी लिखी हुई है बेटा। ये देखिए नागर शैली में एक कैसा एक बना हुआ है ना, बोल सकते हो आप कैसा। यहाँ देखिए कि नागर शैली में मैंने कहा मंदिर पहले जो बने हुए होते हैं, पहले नागर शैली कहां पर, पूरे के पूरे बेटा यहां लिख दूं क्या कि पूरे के पूरे सर आप जो बता रहे हैं वो पूरे के पूरे उत्तर भारत में पाई जाती है नागर शैली। बताओ यही मिलेगी क्या उत्तर भारत में? उत्तर भारत में सीधा सा मंदिर बनाया और मंदिर में सीधे सी एक ऊपर क्या लगा दी, झंडा लगा दिया, 4 पिलर खड़े किए, 4 पिलर खड़े करने के बाद में ऊपर एक झंडा लगाया, बेटा मंदिर आपका बन गया। पूरे के पूरे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, यहाँ देखिए पूरा का पूरा उत्तर भारत ले लो, यहाँ से पूरा ले लेते बेटा, यहाँ से ये बना दिया मैंने, ये ऐसा बन जाएगा है ना। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा उत्तरी इंडिया, इसके पूरे के पूरे में बेटा कौन सी शैली पाई जाएगी? तो आप कहोगे कि सर नागर शैली पाई जाती है। और नागर शैली की अगर बात करेंगे तो यही बेटा आपका कौन सा मंदिर, उत्तर भारत में अयोध्या का राम मंदिर, उसके बाद में बात करेंगे बेटा खजुराहो का मंदिर, है ना, ये लिखा भी है भगवान श्री राम का मंदिर किसमें बना हुआ है? अयोध्या का राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर नागर शैली में बना हुआ है। देन उसके बाद में और बात करेंगे बेटा खजुराहो की, खजुराहो का राम, खजुराहो के मंदिर नागर शैली, नागर शैली के साथ साथ खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली, है ना, किसमें? पंचायतन शैली। परंतु मैंने आपको कहा कि पड़क्कल के जो मंदिर है वो कैसे बने हैं बेटा? पिरामिड आकार में। पिरामिड आकार में कैसे? तो आप कहोगे कि सर एक पहले बना दिया गया, यस और नो, है ना, एक पहले बनाया, देन उसके बाद में उसको क्या करते चले गए सर, उस पे एक के ऊपर जैसे पिरामिड रखा रहता है बेटा चौकोर, ये दूसरा पिरामिड, फिर इसके ऊपर मैंने फिर पिरामिड रख दिया, एक पिरामिड उसके ऊपर बेटा दूसरा पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड ऊपर रखता चला गया, है ना। इसके बाद में और बात करें तो ऊपर फिर एक और पिरामिड रखते चला गया मैं, है ना। ये इस टाइप में कौन से है? तो आप कहोगे कि सर ये पिरामिड जो है आपके ये कौन से इसमें बने हुए हैं? तो आप कहोगे कि सर ये सारे के सारे हमारे किस में बने हुए हैं? पिरामिड शैली में। बताइए, पिरामिड एक एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, एक के ऊपर एक, लेयर बाय लेयर रखते चले जाना, पिरामिड शैली कहते हैं। इसको प्रवेड भी बोला जाता है। क्या बोलेंगे? प्रवेड। क्या बोलेंगे? प्रवेड। क्या बोलेंगे बेटा? इसी को प्रवेड भी बोला जाता है। बस इसको याद रखना है कि साउथ इंडिया में कहां पर? कर्नाटक में पड़क्कल के मंदिर पाए जाते हैं। और किस आकार पे बने हुए हैं? तो बेटा पिरामिड आकार में बने हुए हैं, है ना, साउथ इंडिया में, है ना। ये चीज भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है। बताइए इतना क्लियर है क्या? आगे चलते बेटा दक्षिण भारत में ये हो गई, है ना। मैं यहाँ पर ही लिख दूं क्या? देखिए इसको, हाँ, उत्तर भारत की बात करेंगे, ये पूरा का पूरा उत्तर भारत हो गया। यहाँ लिखते हैं ये पूरी की पूरी उत्तर भारत, उत्तर भारत में। फिर उसके बाद में मैंने दक्षिण भारत में विमानन शैली भी बताया था आपको, विमानन शैली। जैसी ये पिरामिड शैली है ऐसी ही विमानन शैली भी होती है। जैसे मैंने आपको वृद्धेश्वर का तंजावुर मंदिर, है ना, आपका महाबलीपुरम के स्मारक जो बताए थे, किसमें है? विमानन शैली में है। मतलब वो भी मंदिर कैसे बने हुए हैं? ये ऊपर ले लो एक मंदिर, ये जैसे पिरामिड है, इसके ऊपर ये एक के ऊपर एक रखते चले जाओ ऐसे, और कब तक चले गए वो? एकदम छोटा होता हुआ और यहाँ जाकर के इन्हें लगा दिया। बताओ ये किसमें हो गए? विमानन शैली में। मतलब ऊंचाई, विमान बना दिया पूरा का पूरा ऊंचाई पे। और इसके साथ में बेटा, हाँ, यहाँ पर क्या रहेगा? तो आप कहोगे कि सर इसके साथ में यहाँ पर एक गेट पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? तो आप इसको तोरण द्वार बोलोगे। क्या बोलोगे? यहाँ पर इसको तोरण द्वार बोलते हैं। ये यहाँ पर आपका गेट पाया जाएगा जहां से आप अंदर जाओगे, है ना। इस वाली शैली को विमानन शैली बोलते हैं। और विमानन शैली कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है ना। उत्तर भारत में नागर शैली, है ना। आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है राम मंदिर का पूछा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर वर्तमान में बना है। और उसकी शैली कौन सी? तो आप कहोगे नागर शैली। क्लियर है क्या बेटा? क्या?
हाँ, मंदिरों में ये तीनों शैली रहती है, नागर शैली है। अच्छा, इसके बाद में द्रविड़ शैली भी रहती है। द्रविड़ भी दक्षिण भारत में ही देखने के लिए मिलती है। ये एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल जो मंदिर बना है विमानन शैली को छोड़ दिया जाए तो आपको द्रविड़ शैली भी देखने के लिए मिलेगी, है ना। ये मैं आपको मंदिरों की जब शैली पढ़ाऊंगा कि मंदिर कौन कौन से होते हैं, द्रविड़ शैली में होते हैं, नागर शैली में होते हैं, पंचायतन में होते हैं, बस यहाँ पर ये याद रखना कि हाँ ये मंदिर बना हुआ है ना। बाकी इसमें मंदिर में क्या होता है, जगती होती है, पीठ होती है ना, गंगा जमुना की मूर्ति होती है, गर्भगृह होता है, छोटा गुम्बज होता है, बड़ा गुम्बज होता है, परिक्रमा पथ होता है, आमलक होता है, हमारा ध्वज लगा होता है। ये सारी चीजें बेटा मैं आपको जब मंदिर पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। बहुत सारी चीजें होती है मंदिर में कि गर्भगृह में प्रवेश क्यों वर्जित होता है ना। आमलक कहाँ होता है, आप जहाँ पर जूते चप्पल उतार रहे हो जगती, उसको जगती क्यों बोला जाता है, उसको पीठ क्यों बोला जाता है। जो छोटा चबूतरा होता है जहाँ पर आप सीढ़ी, जैसे मान के चलो ये मंदिर है बेटा, है ना, इसी को मैं मंदिर मान लेता हूँ, है ना, मंदिर मान के चलो। यहाँ से आपने एक गर्भगृह गए, यहाँ से फिर एक छोटा गुम्बद आया और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर जूते चप्पल उतारने के लिए जगह है ना। जो छोटा, जहाँ पर आपको 3-4 सीढ़ियाँ देखने के लिए मिलती है जूते चप्पल, उसको बोलते बेटा जगती। क्या बोलेंगे, जगती। और जैसे ही इसके बाद में आप फर्स्ट चबूतरा के ऊपर गए, 3-4 सीढ़ियों के बाद में एक छोटा सा चबूतरा आता होगा स्क्वायर फॉर्म में, जिसपे आप खड़े होकर के देखते रहते हो आगे पीछे, भैया किधर है, कोई छूट तो नहीं गया, हम इधर है, हाथ वगैरह हिलाते रहते हो, उसको बोला जाता है पीठ। क्या बोलेंगे, पीठ। पहले जगती यहाँ जूता चप्पल निकाले, जहां आकर के आप खड़े हो गए जूता चप्पल निकाल के और देखने लगे कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसको बोलते हैं पीठ। तीसरा, जैसे ही आप आगे बढ़ते हो मंदिर में और आपको सामने दिखाई देता है गुम्बद और सामने लगी रहती है घंटी, लगी रहती है, और वहां लगता है कि अब मंदिर के हम मेन गेट में जाने वाले हैं। बाहर का जो छोटा गुम्बद होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा हॉल, सामने का हॉल जहाँ घंटी आप बजाते हो। और वहीं आपने देखा होगा तो गेट के ऊपर आपको 2 मूर्तियां लगी हुई दिखाई देती है, जिसको बोलते हैं गंगा और जमुना की मूर्ति। हर मंदिर पे आपको देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। कौन सी, गंगा और जमुना की मूर्ति। और जैसे ही आप उस गंगा और जमुना की मूर्ति के आगे गए तो आपको देखने के लिए मिलता है एक बड़ा गुम्बद, बीच वाला, बीच का गुम्बद मिलेगा। और बीच वाले गुम्बद से जैसे ही पूरा का पूरा हाल में पहुंच जाते हो, बीच का मिडिल गुम्बद जो होता है बड़ा होता है और वो पूरा का पूरा क्या रहता है, खाली रहता है। और उस हाल में से आप जैसे सीधा सेंट्रल में देखते हो, आपको क्या देखने के लिए मिलता है, गर्भगृह देखने के लिए मिलता है कि भगवान एकदम आपके सामने ही है ना। और उसी में आपको घंटियों की लाइन लगी हुई कहीं कहीं मिलती है ना, ये हो जाएगा। और जैसे ही आप आगे गए, जैसे ही आप आगे गए तो आपको मिलता है मेन गर्भगृह, और गर्भगृह में आपको मिलता है क्या, भगवान की मूर्ति। और गर्भगृह के चारों साइड आपको मिलता है परिक्रमण पथ। और जो गर्भगृह है उसके ऊपर जो मेन गुम्बद होता है उसको बोलते हैं बेटा मेन गुम्बद। और मेन गुम्बद के ऊपर जो लगा होता है बेटा आमलक। अगर मैं इसके ऊपर एक क्या रख दूं बेटा, इसके ऊपर मैं मान के चलो एक क्या रख देता हूं, यहाँ पर एक ये रख देता हूँ। घड़ा देखा है कि नहीं आपने, ये बताइए। देखा है मंदिर के ऊपर घड़ा हुआ रखा हुआ होता है, पर नहीं यहाँ से और अच्छे से बनाया देखिए, यहाँ पे ये ऐसा होता है। और आपने यहाँ पर देखा होगा एक यहाँ से एक झंडा निकला रहता है, होता है ऐसा। इसको नीचे वाला जो रहता है बेटा इसको बोलते हैं आमलक। क्या बोलेंगे, आमलक। और इसको बोलते हैं ध्वज, ये तो आप जानते ही होंगे, झंडा। और ये सारी चीजें किसमें होती है, तो आप कहोगे कि सर ये सारी चीजें हमारी किसमें होती है, मंदिर की शैली में, नागर शैली में होती है, सारी की सारी, सभी मंदिर में सभी में होती है। और इसके अलावा और मंदिर में देखा जाए तो आपको लास्ट में बेटा कवर्ड मिलता है चारों साइड से मंदिर। कैसा मिलेगा, बाउंड्री मिलती है। बाउंड्री के साथ में अगर दक्षिण भारत में आप गए तो दक्षिण भारत में बेटा मंदिरों में आपको क्या मिलेगी, कुआं या बावड़ी आपको पानी के लिए मिलेगी ही मिलेगी। परंतु ये चीज उत्तर भारत में नहीं मिलती। मिलेगी क्या, उत्तर भारत में ये चीज बेटा नहीं मिलेगी। जबकि दक्षिण भारत में हर मंदिर में आपको पानी के लिए, नहाने के लिए, है ना, पूजा पाठ करने के लिए कुआं या बावड़ी मिलता ही मिलता है। उत्तर भारत में तो बेटा पहाड़ियों पर बना दिए है, माउंट आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना, पचमढ़ी में चले आओ, है ना, महादेव जटाशंकर का मंदिर, है ना, धूपगढ़, चौरागढ़, है ना। अब इतने ऊपर कौन कुआं बावड़ी बनाएगा भाई, है ना, बनाने के लिए भी कुछ चाहिए, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में एक चीज और है
कि हर कोई मंदिर के किनारे बेटा नदी निकलती है, क्या निकलेगी? परंतु उत्तर भारत के मंदिरों में आपको नदियां कम देखने के लिए मिलती है ना। दक्षिण भारत में हर मंदिर के किनारे कोई ना कोई नदी है, वैगई है, ताम्रपर्णी है, भरतपूजा है, पेरियार है ना। ये सारी की सारी नदियां आपको मंदिरों के किनारे आपको मिलेगी। परंतु उत्तर भारत में हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर मंदिर के किनारे बेटा क्या हो, नदी हो। क्लियर है क्या बेटा? सभी लोग बताएं, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पड़क्कल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर मंदिर समूह कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन तो बेटा ये 1987 याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो जरूरत नहीं है याद करने की, बस याद रखना कहाँ पर है, कर्नाटक में। अच्छा कौन सी नदी है? तो मालप्रभा, और यहाँ पर एक और नदी है घाटप्रभा, दोनों की दोनों नदियां बेटा। कौन कौन सी? मालप्रभा, मालप्रभा, और दूसरी नदी की बात करेंगे बेटा घाटप्रभा। दोनों नदियां, बहनें बोल सकते हो दोनों नदियों को, मालप्रभा घाटप्रभा, जिसमें से मालप्रभा नदी के बिल्कुल किनारे पर है चालुक्य वंश के द्वारा इसमें मंदिरों का, कितने बड़े मंदिरों का? 10 बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की कड़ी बोला जाता है, या मैं कहूं कि उत्तर भारत के भी इसमें साक्ष्य आपको देखने के लिए मिलते हैं, दक्षिण भारत का भी साक्ष्य इसमें देखने के लिए मिलते हैं। या मैं इसको ये बोल दूं कि बेटा उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिश्रण यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है आपको, और ये किसमें? पड़क्कल के मंदिरों में। और यहाँ पर मुख्य मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट आता है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। इससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेटा विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? तो विरूपाक्ष मंदिर आप सीधा सा आंसर कर देना कि सर ये कर्नाटक में है, सब भूल जाना। हाँ विरूपाक्ष, विरूपाक्ष टेम्पल कौन सा हो जाएगा? विरूपाक्ष टेम्पल कहां पर है? तो विरूपाक्ष टेम्पल कहां हो जाएगा? कर्नाटक। हाँ बेटा क्या हो गया? नेक्स्ट डाउन। पानी को पीते रहिए, है ना। अगर नींद आने लगे तो मुंह धुल के आ सकते हो आप। अच्छा इतनी भी नहीं आ रही है, ठीक है, ओके बेटा। इतना क्लियर है क्या? बताइए आगे बढ़े। चलिए इसको आज खत्म कर देते हैं, है ना। आज इसको खत्म कर दिया जाए, काफी इसको 2 क्लास हो चुकी है आई थिंक अपनी, है ना। ये इसमें से बेटा 2-3 चीजें याद करना। पड़क्कल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किस शैली में है? तो पिरामिड शैली में है ना। और अगर और याद करना चाहोगे किसने बनवाया, तो चालुक्य वंश याद कर सकते हो। बाकी विरूपाक्ष मंदिर याद रखना, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1987 में इसको बनवाया गया। क्लियर है? चलिए क्या बेटा? हाँ लिख लीजिएगा, हाँ स्टाइल, ओके, है ना। फिर बात करते हैं महान जीवित चोल मंदिर। चोल मंदिर ये कैसा दिख रहा है बेटा? देख लो, पिरामिड फॉर्म में, और ये इसको बेटा जीवित मंदिर बोला जाता है। इसको कब शामिल किया गया? तो 1987 में पहली बार। फिर हाँ बेटा लिविंग टेम्पल बोल सकते हो इसको, महान जीवित चोल मंदिर। अच्छा देख, अभी बता रहा हूँ बेटा, है ना। ये हो जाएगा महान जीवित चोल मंदिर। ऐसा मान लो कि यहाँ पर जाने से भैया सबकी आत्माएं तृप्त हो गई, मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, है ना। चोल मंदिर, इसको देख करके आपको लग रहा होगा कि क्या तो बनाया होगा। देख करके चोल मंदिर आप देख करके भी इसमें अगर कोई घूमने चला जाए और थोड़ा बहुत अगर इसको देखे, अच्छा ब्लर तो नहीं दिख रहा है आपको? मुझे इधर स्क्रीन पे सही दिख रहा है, फोटो ब्लर है, मुझे इधर इधर सही दिख रहा है बेटा स्क्रीन में, है ना। अच्छा पास से देख रहे होंगे ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा, बाकी थोड़ा सा दूर से प्रॉपर दिख रहा है एकदम, है ना। क्लियर क्या? तो मंदिर का डायग्राम देख लिया आपने। ये कौन सा है? महान जीवित चोल मंदिर। अरे भाई डिस्कार्ड, महान जीवित चोल मंदिर। बेटा अगर बात करेंगे, क्या हो गया भाई?
महान जीवित चोल मंदिर के बारे में अगर बात करें तो चोल मंदिर बेटा कहाँ पर आएगा, ये भी दक्षिण भारत में है। ये दिखाई देता है हमको बिल्कुल पिरामिड के आकार में। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि बेटा यहाँ पर जो भी चीजें हैं कि कोई गया पूजा पाठ करने के लिए और उसकी क्या हो गई, मन्नतें पूरी होने लगी, इसीलिए लोगों ने बोल दिया कि मंदिर कैसा है, जीवंत है। जैसे हम बोल देते बेटा कि यहाँ पर कहीं भी आप पूजा पाठ करने के लिए जाओ, आपकी मनोकामनाएं कैसी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। आप क्या बोलोगे कि मंदिर कैसा है, वो सारी मनोकामना, जैसे कामाख्या देवी मंदिर, असम का कामाख्या देवी मंदिर कैसा है, उसको बोलते हैं बेटा मनोकामना पूर्ति मंदिर बोलते हैं, क्योंकि कामाख्या देवी मंदिर वहां पर ऐसा माना जाता है कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसी के लिए उसको क्या बोला जाता है, कामाख्या देवी मंदिर। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मंदिर है, तो आप बात करोगे बेटा वृद्धेश्वर मंदिर, कौन कौन से, वृद्धेश्वर मंदिर ऐसा ही है। दूसरा बात करेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर, ऐसा ही है। देन उसके बाद में गगईकोंड मंदिर चोलपुरम, ये भी ऐसा ही है। उसके बाद में सबरीमाला मंदिर। बेटा सबके सबकी बात करूंगा तो सारे के सारे भारतीय जीवित मंदिर चोल मंदिरों के एग्जाम्पल आएंगे कि ये सारे मंदिर, चाहे आपके, मैं केरल के कौन से सबरीमाला मंदिर की बात करूं, भगवान अयप्पा का मंदिर, सबरीमाला मंदिर केरल में भगवान अयप्पा का मंदिर। और आपने देखा होगा कि भगवान अयप्पा के मंदिर में केरल में सबरीमाला में महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था मंदिर में प्रवेश करने के लिए, है ना, अभी न्यूज में आया था। तो ये सारे के सारे बेटा अगर बात करेंगे कि वृद्धेश्वर मंदिर, एवरातेश्वर मंदिर, गंगईकोंड, ये बेटा गंगईकोंड है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा मंदिर, तो आप कहोगे सर ये गंगईकोंड है। बेटा कुछ केरल में, कुछ तमिलनाडु में, वृद्धेश्वर तमिलनाडु में, है ना, ऐरावतेश्वर तमिलनाडु में, ये गंगईकोंड चोलपुरम ये भी तमिलनाडु में, है ना, सबरीमाला केरल में। बस ये याद रखना कि ये किसके हैं, ये सारे के सारे आपको इसी में मिलते जीवित टेम्पल के उदाहरण है। यहाँ पर गंगईकोंड बेटा चोलपुरम, गंगईकोंड ने अगर बात करेंगे तो ये कौन सा चोल वंश का शासक था, और इसने जो आपका बंगाल का शासक था उसको काट करके कहाँ डाल दिया, गंगा में डाल दिया, और उसका जल लेकर के आया तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में एक शहर की स्थापना की जिसको बोला जाता है गंगईकोंड चोलपुरम। गंगई मतलब गंगा, कोंड मतलब होता है बेटा तमिल भाषा में जीतना, है ना, गंगा को जीत करके क्या लेकर के आया, जल, और उससे एक समुद्र बनाया जिसको बोला जाता है गंगईकोंड चोलपुरम, और यहाँ पर जो शहर बसा उसको बोला गया चोलपुरम। क्लियर है, इसको हिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, तो ये याद रखना। सबरीमाला मंदिर केरल में हो जाएगा, ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना। वृद्धेश्वर तंजावुर में है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर, ये आपको तो वैसे भी याद ही होगा, है ना, तंजावुर का वृद्धेश्वर मंदिर, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ऐरावतेश्वर नहीं पूछा जाता, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं पूछा जाएगा। ऐरावतेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम नहीं पूछा जाता। जब बाकी सबरीमाला आपको याद रखना है कि बेटा सबरीमाला कहाँ पर है, केरला में। बताओ, इतनी चीजें, भगवान अयप्पा का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से आपसे टेम्पल और हेरिटेज में पूछ ले कि कौन सा मंदिर है तो आप कहोगे सबरीमाला मंदिर है। बताइए, इतनी चीजें क्लियर का बेटा, बताइए आगे बढ़े। इसके बारे में कुछ और चीज भी है, चोल वंश। देखिए चोल वंश की बात करेंगे बेटा तो चोल वंश में इसको तमिलनाडु ने बनवाया था, है ना, तमिलनाडु में बनवाया, यही मैंने बात की कि इसमें वृद्धेश्वर मंदिर आते हैं, ऐरावतेश्वर मंदिर आता है, उसके बाद में गंगईकोंड चोलपुरम आता है। यस और नो, ये तीनों के तीनों मंदिर, मतलब ये समूह है पूरा का पूरा, जो किसमें आ रहा है, आपका जीवित मंदिर में आ रहा है। यस और नो, और इसमें से जो चोलपुरम है 2004 में इसको शामिल किया गया। बेटा कलर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एक बार बताइएगा, कलर दिखाई दे रहा है सभी को, वृद्धेश्वर, ऐरावतेश्वर और गंगईकोंड चोलपुरम। बेटा स्नेहा, हाँ क्लियर है बेटा स्नेहा, कुछ दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। यस और नो, खुशबू, ट्विंकल, दिख रहा है, ठीक है बेटा, ओके ओके, करते हैं। चलिए
तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मंदिरों की किसकी बात कर रहे हैं बेटा, तो आप कहोगे कि हम महान जीवित चोल मंदिरों की बात कर रहे हैं। 1987 में इसको शामिल किया गया। इसमें बात करेंगे वृद्धेश्वर मंदिर आता है, वृद्धेश्वर मंदिर के बाद में ऐरावतेश्वर मंदिर आता है, गंगईकोंड चोलपुरम आता है। यहाँ पर बात करें सबरीमाला मंदिर भी इसी के एग्जाम्पल्स कह सकते हो। बाकी इसमें 3 मंदिर मुख्य रूप से शामिल है। नंबर 1 वृद्धेश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, उसके बाद में चोलपुरम जिसको गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है, 2004 में शामिल किया गया। बस इसके बाद में इतना ही याद रखना कि तमिलनाडु में है, सबरीमाला केरल में है। देन उसके बाद में बात करते हैं बेटा नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की, है ना। ये आपको दिख रहा हो बेटा, वादियां ऐसी दिख रही है, देख सकते हो आप, है ना, वैली ऑफ फ्लावर, है ना। ऐसा लग रहा है कि वादियां अभी मैं घूम के आ रहा हूँ, है ना। पढ़ाने में बेटा ऐसा लग रहा है, जब घूम के आएंगे तो सोचोगे क्या ही मजा आएगा, है ना। वैली ऑफ फ्लावर एकदम ऐसा लग रहा है, हरा भरा सा। ये बेटा उत्तराखंड में नंदा देवी। अच्छा, नंदा देवी तो सुनकर के भी आपको लगना चाहिए कि नंदा देवी कहाँ पर, तो नंदा देवी तो बेटा उत्तराखंड में आएगा। नंदा देवी के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। नंदा देवी की हाइट भी बता सकते हो आप कितनी, 7828 बताया था। उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक कितनी, 7828, 7828 किलोमीटर, है ना। ये बताया था, और मैंने आपको बताया था विश्व की 10 चोटियों में भी शामिल है नंदा देवी। बायोस्फीयर रिजर्व में भी ये शामिल है। यस और नो। तो दिखती कुछ ऐसी है बेटा नंदा देवी फूलों की घाटी, बिल्कुल फूल ही फूल दिख रहे हैं। यहाँ पर देखोगे अलग कलर में फूल है, इधर देखोगे अलग कलर में फूल है, इधर देखोगे हरियाली ही हरियाली है, बीच में देख लो थोड़ा सा और। अच्छा, दूर से अगर देखेंगे तो और अच्छा कलर दिखेगा, मुझे थोड़ा पास से देख रहा हूँ तो थोड़ा ब्लर टाइप लग रहा है। बाकी दूर से अगर देखेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा कि नहीं वाकई में घूमने लायक कोई प्लेस है। मतलब आपको स्वर्ग मिल सकता है, ऐसा कह सकते हो आप कि एक बार घूम करके आइए, आपको स्वर्ग जरूर मिलेगा, है ना। आनंद आ जाएगा स्वर्ग के जैसा। एक बार घूम करके आइए, परिवार के साथ में अगर जाओगे तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, इसमें देखते हैं कब शामिल किया गया। तो आप कहोगे नंदा देवी को किया गया था बेटा 1988 में, और फूलों की घाटी जो है, फूलों की घाटी को शामिल किया गया 2005 में। क्लियर है क्या। आगे बढ़े, यहां बात करें बेटा उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में कितने साइट शामिल है, तो आप कहोगे कि सर उत्तराखंड में आपकी 2 साइटें हैं, एक है नंदा देवी, और नंदा देवी को शामिल किया गया 1988 में। दूसरी है बेटा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी को किया गया कब, 2005 में। यस और नो, क्लियर है ये। उसके बाद में हम चलते हैं। अच्छा, ये इतनी चीजें याद हो जाएगी क्या, यहाँ पर मैं 1-2 पॉइंट और लिखा देता हूँ आपको। नंदा देवी की बात करेंगे, दोनों की दोनों कहाँ पे है नंदा देवी, बेटा नंदा देवी की बात करेंगे तो नंदा देवी भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में बेटा इसकी हाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर 7828, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक हो जाएगी क्या, हाईएस्ट पीक ऑफ, हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, ये हो जाएगी हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। अच्छा, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी की बात करेंगे, ये भी नेशनल पार्क है ना। अच्छा, नंदा देवी भी नेशनल पार्क है। बताइए बायोस्फीयर रिजर्व भी है क्या, ये हो जाएगा बायो स्फेयर रिजर्व, क्या हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। बताइए बेटा, ये चीजें भी थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आगे बढ़े, चलिए डन, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं बेटा सांची के स्तूप पे, और ये थोड़ा सा आप देखो, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। और सांची का स्तूप तो देखते ही आपको किसकी याद आती है, बौद्धों की, है ना। और सांची का स्तूप कहाँ पे है, अच्छा ये एमपी का दूसरा होगा क्या, बताइए बेटा। मैं अगर गया यहाँ पे, अभी मेरे को बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मैं आया हूँ घूम के, बहुत अच्छा प्लेस है ना। अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर इससे पहले आपने कौन सा बताया, तो सर एमपी का ये सेकंड नंबर का है ना, एमपी का सेकंड है। तो बेटा फर्स्ट नंबर पे कौन सा था, खजुराहो, खजुराहो कब बनाया, तो आप कहोगे 1986। अच्छा, इसको कब बनाया, तो 3 साल बाद में, ये हो गया। अच्छा, ऐसा याद रख सकते हो। अच्छा, 1 मिनट बेटा, हेलो,
मैं क्लास में हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बताइए। हाँ, ठीक। हाँ, क्लियर क्या बेटा? तो आप कहोगे कि सर ये चीज हो जाएगी, यस और नो? चलिए, तो एमपी का सेकंड नंबर पे हो जाएगा, है ना। मैंने बोला कि पहले नंबर पे खजुराहो था, और खजुराहो के बाद में दूसरे नंबर पे किसको शामिल किया गया? सांची स्तूप को। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि खजूर किसी को खाना हो, सच में खजूर कहाँ खाना है, उसको सच में खाना है या सांची में खाना है? खजूर को सांची में खाना है, कहाँ बैठ करके खाएगा? तो आप तीसरा जो आएगा एमपी में, वो भीम बैठिका में बैठ करके खाएगा, तो तीन याद हो जाएगी। खजूर से हो जाएगा खजुराहो, फिर सांची से हो जाएगा कि सांची में बैठ करके खाना है, कहाँ पर? भीम बैठिका पे, याद हो जाएगा। भीम बैठिका जहाँ पर भीम के बैठने की जगह थी, इसीलिए तो तीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर दूसरी हो जाएगी। चलिए, तो बेटा यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, किसके बारे में? ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने के लिए मिलता है, तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये वाला दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को सबसे पहले ये कलर लेते हैं, ये वाली जगह। अच्छा, दूसरा कलर लूँ क्या? ये ले ले, हाँ ये ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, ये वाली चीज़ें आपको दिखाई दे रही, ये और ये वाली, ये तीन ऐसी। और उसके बाद में बेटा अगर बात करेंगे तो ये यहाँ से आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलती है, बताइए ये दिख रही क्या? और इसको बोला जाता है बेटा तोरण द्वार। क्या बोलेंगे इसको? तो आप बोलोगे कि सर इसको क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे, क्या बोलोगे बेटा? तोरण द्वार। तोरण द्वार के बाद में यहाँ जो आपका ये टोटल बड़ा सा गुम्मद है, इसको मैं थोड़ा पूरा बना दूं। ये वाला जो गुम्मद है, ये वाला जो गुम्मद है, ये जो बेटा आप गुम्मद देख रहे हो, ये वाला, ये गुम्मद दिखाई दे रहा है आपको? ये जो गुम्मद है, इसके जो ऊपर वाला भाग है बेटा, इसको बोला जाता है सबसे पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान कौन सा होता है? तो आप कहोगे कि सर हर्मिका होता है। कौन सा? हर्मिका दिखाई दे रहा है, हाँ बिल्कुल। कौन सा हो जाएगा? हर्मिका हो जाएगा, जो बिल्कुल आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर का स्थान होता है, इसको बोलते हैं बेटा हर्मिका। क्या बोलेंगे? हर्मिका बोलते हैं। और हर्मिका के बाद में यहां से अगर बात करोगे, ये वाला, ये जो होता है, ये गुम्मद कहलाता है। क्या कहलाएगा? गुम्मद, ये होता है गुम्मद। और यहां पर भी आपने बाद में ये साइड में जो ये आप देख रहे हो, ये वाली ये जो साइड में आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं बेटा तोरण। ये तोरण द्वार हो गए, इसको बोलते हैं तोरण द्वार के साइड में ये जो लगी है, इसको बोलते हैं बेटा रेलिंग। क्या बोलेंगे? रेलिंग। क्या बोलोगे इसको? रेलिंग बोलोगे। अच्छा, इसमें कुछ जगह पर विंडो आपको दिखाई दे रही होगी, ये लगी हुई है ना, ये लगी हुई है। ये जो विंडो आपको दिखाई दे रही, ये खिड़की लगाने का काम किसने किया था? तो आप कहोगे कि सर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। परंतु ये पूरा का पूरा जो सांची स्तूप है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो आप कहोगे कि सर सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। बताओ। अच्छा, कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो आप कहोगे कि सर जहां भी स्तूप की बात आ जाएगी, हम उसको आंख बंद करके बौद्ध धर्म लगाएंगे। डन। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का विश्वविद्यालय भी कहाँ खुल रहा है? सांची में। क्लियर है? बौद्ध विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा बेटा? सांची हो जाएगा। चलिए, इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। अच्छा, पहला फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा कि सांची का स्तूप कब शामिल किया गया? पहला क्वेश्चन 1989 में। उसके बाद में एमपी का दूसरा स्थल हो जाएगा क्या? बताइए। इसके बाद में लिखा है बेटा कौन से जिले में आता है? तो आप कहोगे रायसेन जिले में आता है बेटा। भोपाल नहीं लगाना है ना, बीपीएल इसको नहीं लगाना है ना। और विदिशा भी नहीं लगाना है, यहाँ लिख देता हूँ, विदिशा के पास में है इसलिए नहीं लगाना है ना। कौन सा हो जाएगा? रायसेन लगाना है। क्लियर। उसके बाद में बात करेंगे बेटा, भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पर आता है। एक बार जाइए, घूम करके आइए, अच्छा लगता है।
हाँ संडे को बैठिए 9 बजे, है ना। यहाँ से अगर बेटा आधे घंटे ट्रेन से बैठोगे, 10 रुपए ट्रेन की टिकट है यहाँ से सांची की, 10 रुपए में आप कहाँ पहुँच जाओगे, सांची, है ना। वहाँ पे जाओगे तो 50 रुपए आपकी एंट्री टिकट है, अंदर की तरफ जाओगे तो 50 रुपए एक व्यक्ति का, और अंदर जाओगे तो अंदर आराम से घूमिए फिरिए, शाम तक घूमिए, 5 बजे 6 बजे 7 बजे वापस फिर ट्रेन है, 10 रुपए की टिकट लीजिए, वापस भोपाल रेलवे स्टेशन, 10 रुपए 20 रुपए जहां आप रहते हो ऑटो वाले को दीजिए, आपके रूम पहुंच जाएंगे। टिफिन साथ में ले जाइए खाना खाने के लिए, है ना। तो एक दिन घूम ही आइए, है ना, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक दिन घूम ही आओ, है ना, या गाड़ी वगैरह से जाना हो तो और बेटर है ना। 40 किलोमीटर है, पास में पड़ेगा, गाड़ी से भी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए क्लियर है क्या बेटा? हाँ बेटा एक दिन मैं लेके चलूंगा, है ना, एक दिन चलेंगे, क्लियर। उसके बाद में बेटा इसका पुराना नाम क्या था, काक नाम, क्या हो जाएगा इसका पुराना नाम, सांची का पुराना नाम काक नाम हो जाएगा। इसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया, तो बेटा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इसका निर्माण किसने करवाया था, अशोक, सम्राट अशोक ने। और आप जानते हो कि सम्राट अशोक कैसे थे, महान शासक थे। कलिंग का युद्ध किन्होंने जीता, इन्होंने ही जीता, कलिंग का युद्ध इन्होंने किया, तौसली पर अधिकार इन्होंने कर लिया। उसके बाद में ये किससे रिलेटेड है, तो आप कहोगे कि सर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और पवित्र स्थान जो होता है बेटा, स्तूप बोला जाता है, और स्तूप में महास्तूप होता है, और महास्तूप की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पवित्र स्थान कौन सा होता है, हर्मिका। और हर्मिका क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पर जो भी आपके बौद्ध है, भगवान बुद्ध है, बुद्ध की बात करूं तो यहाँ पर महान लोगों की क्या रखी गई, अस्थियां रखी गई। क्या रखी गई, अस्थियां। मतलब हर्मिका ही वो स्थान होता है जहां पर भगवान की क्या रखी जाती है, अस्थियां रखी जाती है। क्लियर है क्या? तो पवित्र स्थान हो जाएगा। और यहाँ पर कितने स्तूप है, 3 स्तूप है। वहां पर बेटा टोटल 12 के आसपास स्तूप थे, वर्तमान में कितने बचे, 3 बचे, बाकी के आपने देखा होगा खंडर हो गए, टूट चुके हैं, है ना। ये चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ पर ये भी लिख लेना कि निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। पुनर्निर्माण की बात करेंगे, पुनर्निर्माण, या यहाँ पर विंडो लगाने की बात करेंगे कि यहाँ पर बेटा विंडो किसने लगवाई, तो आप पुष्यमित्र शुंग का नाम याद रखिएगा। कौन सा, पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग आप जानते हो ब्राह्मण वंश का शासक, है ना, विदिशा इसकी राजधानी रही, एमपी का शासक था, है ना। भेलसा नगरी को इसने अपनी राजधानी बनाया, पुष्यमित्र शुंग, है ना। वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने वाला यज्ञ पुष्यमित्र शुंग, है ना। इसका बेटा होता है अग्निमित्र शुंग। और अग्निमित्र शुंग ने किसको हराया था, आप जानते होंगे, है ना, हेलियोडोरस को। हेलियोडोरस को युद्ध में हराया, और हेलियोडोरस ने विदिशा में बेटा खंबा बाबा की स्थापना की, गरुड़ स्तंभ की स्थापना की, है ना। और यहीं से अग्निमित्र कहां चला गया, अपनी प्रेयसी के साथ में, मालविका के साथ में युद्ध में हराने के बाद में कहां चला जाता है, घूमने फिरने के लिए चला जाता है। और यहीं पर कालिदास ने देखा कि जो अग्निमित्र है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र, वो अपनी प्रेमिका के साथ में कहां चला गया, घूमने फिरने मौज मस्ती काटने चला गया। तो उसने देखा और इस पे एक कविता लिख दी, इस पे एक रचना लिख दी, जिसका नाम लिखा गया कौन सा, मालविका अग्निमित्रम। मालविका और अग्निमित्र की प्रेम की कहानी मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी, कालिदास ने लिखी, है ना। तो हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी इसकी भी बात करेंगे। तो बेटा वो पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। और मलिक जो यक्ष प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, एक बुक पूछी जाती है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। तो बुक है मिलिंद के प्रश्न, उसको भी अग्निमित्र ने ही हराया था। और वो भी अटैक कब करता है, तो आप कहोगे कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ही अटैक करता है। क्लियर क्या बेटा, इतनी चीजें बताए। आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे देखिए, ये यहाँ पर बेटा वो सारी चीजें लिखी हुई है, देखिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है आपको कि थोड़ा सा आप समझ पाए। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको कलर में, ये ब्लैक ले लूं, ये वाला लेते येलो, है ना। यहाँ पर बेटा ये देखो, ये वाला जो द्वार आपको दिया हुआ है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे बेटा, क्या बोल रहे हैं, तोरण द्वार। यहाँ से कुछ आपको इस टाइप से मिलता है, ये 3 चीजें, है ना, ये 3 चीजें ऐसी आपस में मिली हुई होती है, इसको बोलते हैं क्या, तोरण द्वार बोलेंगे। तोरण द्वार के बाद में यहां से पूरा का पूरा ये जो बीच वाला रेलिंग वाला सिस्टम है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा प्रदक्षिणा पथ, जिसमें आप क्या करते हो, परिक्रमा करते हो। ये पूरा पीछे तक रहेगा, है ना, ये ऐसा इसको टच हो जाएगा इधर। इधर इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा,
परिक्रमण पथ, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ सबसे ऊपर वाला एरिया में ले लूं, इसको बोलेंगे बेटा हर्मिका। क्या बोलेंगे इसको? हर्मिका। और हर्मिका में होते हैं महात्मा बुद्ध के क्या रखे गए? अवशेष रखे गए। क्या रखोगे? अवशेष रखे गए, इसीलिए सबसे पवित्र स्थान ये हो जाएगा। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्यों ये बनाया गया? तो आप कहोगे समानता, उदारता और श्रद्धा का प्रतीक कौन सा है? तो आप कहोगे कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका? मंदिर या स्तूप। अच्छा स्तूप जैसा लग नहीं रहा होगा ये, है ना, पर लग रहा है ना, मान के चलना कि स्तूप है ना। ठीक, भावनाओं को समझिए, बाकी ठीक, आगे बढ़े। कहाँ पहुंच गए भाई? इतना ही है क्या इसमें? 52 ही है। एक मिनट रुकिएगा बेटा, जस्ट सेकेंड, आई विल चेक। कितने नंबर हो रहे बेटा? कौन से नंबर की चल रही थी? 19, 19 नंबर की स्लाइड चल रही है। हाँ अभी तो और बाकी है। टोटल कितने हैं? बहुत सारी बाकी है, मैं देख लेता हूँ बेटा, कोई ना। ये हो जाएगा। कितना हुआ है? 19 हुआ है क्या? 19 से, अच्छा 20 चाहिए अपने को। 20, 21, 22, ओके। बेटा ट्विंकल समझ में आ रहा है? एक बार बताइए थोड़ा सा। ओके बाकी लोग? अच्छा आना जाना कर रहे हैं बेटा आप लोग भी, है ना? कुछ कुछ देर में, अच्छा ब्रेक ले ले रहे हो थोड़ा थोड़ा आप भी? आराम से बेटा, आराम से, है ना। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, हाँ बोलिएगा, जानन गणपति महाराज जी की जय हो, ऐसा। चलिए स्टार्ट करें, इसको देखते हैं। कहाँ से करना है अपने को? 20 नंबर की स्लाइड है ना, ये है 20वीं स्लाइड। और यहाँ पर हमने 19 कंप्लीट कर चुके हैं। और ये वापस से, ये आपको दिख रहा होगा क्या? तो लुक इसका भी दिख रहा है भाई, वापस से अगर देखेंगे पीछे साइड में, है ना, बहुत ही खतरनाक इसका माहौल बना हुआ है, ऐसा लगता है कि ताजमहल ही ले है ना। दिखाई दे रहा है बेटा? चलिए, तो भारतीय विश्व धरोहर की हम बात कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं 20 नंबर की स्लाइड पे, या 20 नंबर की विश्व धरोहर पे। 20 नंबर की विश्व धरोहर क्या कहती है आपसे? कि भाई हुमायूं का मकबरा है ना। कौन सा हो जाएगा? हुमायूं का मकबरा। और इसको कब बनाया गया? तो आप कहोगे 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। बेटा इसको प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल बोला जाता है। हुमायूं के मकबरा को क्या बोला जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी, है ना। क्या बोलेंगे? प्रोटोटाइप ऑफ ताज बोला जाता है। हाजी बेगम के द्वारा, हुमायूं की जो, सॉरी, गुलबदन बेगम है, हुमायूं की जो बहन, उसके द्वारा इसको बनवाया गया था। बिल्कुल ये ऐसा दिखता है। अच्छा ताजमहल को भी देखोगे तो बेटा दूर से ऐसा ही दिखता है क्या? अच्छा पता नहीं। अच्छा ताजमहल को मैंने बेटा अभी दूसरी स्लाइड ओपन करूं, अभी मैंने दिखाया था प्रीवियस क्लास में कि आपको चार साइड में चार वो दिखते हैं, तो ताजमहल जैसा नहीं दिख रहा है ये, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, बस इसका साइज छोटा है ना, इसका साइज छोटा है, नहीं तो बिल्कुल हूबहू ताजमहल जैसा लगता। थोड़ा सा ये याद रखना है बेटा। यहाँ पर बात करेंगे इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया, तो 1993 में इसको शामिल किया गया। ये है कहाँ पर? तो हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर है, तो सर आप कहोगे कि ये सर ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया गया? हाजी बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। देन कौन सी शैली में बना हुआ है? तो चारबाग शैली में बना हुआ है। पहली चीज बेटा, चारबाग शैली क्या होती है थोड़ा सा बताइए, बताइए। अच्छा चारों तरफ बाग हो, उसको हम चारबाग शैली बोलते हैं। हाँ बताइए।
बेटा चारों तरफ से बेटा, चार बाग शैली का मतलब ये होता है कि मैंने बाग तो पूरे के पूरे ये चारों साइड मैंने मान लो, है ना, इधर देखिए ये मैंने बना दिए बेटा, यहाँ पर ये सारा बाग है, ये कलर ले लूं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मेरा बाग का एरिया हो गया। कौन सा हो गया, क्लियर है क्या, ये बाग हो गया। अच्छा बेटा, चार बाग शैली का मतलब ये हो गया कि मैंने यहां से पानी डाला, यहां से पानी डाला कि ये पानी पूरे बाग में क्या हो जाएगा। अच्छा ये कलर ले लूं, यहां से मैंने इसको पानी देना चालू किया है, पानी ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा, तो आप कहोगे कि सर आप कहीं भी एक तरफ पानी दे दो इसको, एक जगह, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम इसको बोल सकते हो। बताइए क्या बोलोगे, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। चार बाग शैली का मतलब ही ये होता है कि इसमें सिंचाई की या जल के साधन की इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि बेटा किसी भी कोने में आप पानी दे दो, पूरे बाग में क्या होगा, चारों तरफ, चार बाग मतलब चारों तरफ क्या हो जाएगा, पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, चार बाग शैली होता है। चार बाग शैली का स्टार्ट किसने करवाया, तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, बाबर ने चार बाग शैली का स्टार्ट करवाया था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो यहां बात करेंगे कौन सा हो जाएगा बेटा, चार बाग शैली का मतलब ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम कह सकते हो। मतलब अगर उलना है, पानी देना है, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इरिगेशन हो जाएगा। देन उसके बाद में बात करें बेटा, निर्माण किसने करवाया, बता दिया हाजी बेगम, ये बता दिया पूर्व का ताजमहल। पूर्व का ताजमहल मैंने बताया कि ताजमहल का पुरोगामी बोला जाता है, मतलब इसको देखकर के ही ताजमहल बनाया गया। उस्ताद अहमद लाहौरी को ख्याल आया कि ऐसा मैं ताजमहल बना सकता हूं। शाहजहां ने बोला कि भैया कैसा चाहिए, इसके जैसा चाहिए। किसके जैसा, हुमायूं के मकबरा के जैसा, है ना, हुमायूं की कब्र पर जो बनाया गया है वैसा मुझे चाहिए, तो उसको बनाया गया। क्लियर है क्या। और ये मुगलों का शयनगार कह सकते हो बेटा। क्या बेटा, स्टे हाउस बोल सकते हो, रेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस। अच्छा शाम के समय बेटा रेस्ट के लिए जाओगे, सोने के लिए, है ना। तो मुगल के समय में दिल्ली में मुगल अगर रुकते थे तो उनका क्या था, ये पहले रेस्ट हाउस था। मुगल, हुमायूं का मकबरा बड़ा है, दिल्ली में है इसीलिए, है ना। ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। डन, इतनी चीजें कब शामिल किया गया, 1993 में। फिर उसके बाद में कुतुब मीनार, ये तो बेटा दिख रहा होगा आपको, कुतुब मीनार। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में इसको बनाना स्टार्ट किया, है ना। कुतुब मीनार की बात करेंगे बेटा, कितने फ्लोर है, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 फ्लोर है सर। परंतु सर जब कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बना रहा था, पहला बनाया, दूसरा बना ही रहा था, वो निपट गया 1210 में, वो उसकी मृत्यु हो गई। फिर सर इतने कैसे बन गए, तो उसके बाद में बेटा इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। कितने कंप्लीट करवाया, 3 मंजिल और बनवाई, 5 हो गई। सर इसके बाद में भी तो इस पे बिजली गिर गई थी, फिर इसकी मंजिल टूट गई, फिर इसको फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, फिर सिकंदर लोदी ने भी इसका फिर वापस से निर्माण करवाया। तो सर इसका पुनर्निर्माण तो हुआ, परंतु अगर हम बात करेंगे कि इसको निर्माण किसने स्टार्ट करवाया था, तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्यों स्टार्ट करवाया था, क्योंकि इनके जो ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी हो गई डेथ, वो मर गए, और इनको लगा कि भाई मेरे गुरु चले गए। अब गुरु चले गए तो इनको आने लगी क्या याद, तो इन्होंने कहा कि हम गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाते हैं। क्लियर है क्या, किसकी याद में बनवाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन था, हुमायूं का, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु, और उसका भी नाम क्या था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना। तो कुतुबुद्दीन से ही आप याद रख लेना, कुतुब मीनार याद रहेगा। कितने फ्लोर, अच्छा इसका निर्माण स्टार्ट करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा कंप्लीट किसने करवाया, इल्तुतमिश ने इसका कंप्लीट निर्माण करवाया था। क्लियर है क्या बेटा, ये चीजें। अच्छा है कहां पर, तो ये भी कुतुब मीनार कहां हो जाएगी, दिल्ली में हो जाएगी। क्लियर है, देखो आगे ये लिखा हुआ है बेटा,
कुतुब मीनार 1993 में शामिल किया गया, नई दिल्ली में है, इसकी हाइट 72.5 है, याद रखने की जरूरत नहीं है। निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कंप्लीट किसने करवाया तो आप कहोगे इल्तुतमिश ने। अच्छा, इसका पुनर्निर्माण की अगर मैं बात करूंगा कि पुनर्निर्माण इसका किसने करवाया तो आप कहोगे कि सर फिरोज शाह तुगलक ने। क्यों करवाया था? क्योंकि बेटा इस पे बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने के बाद में जिसका 5th फ्लोर था पूरी तरह से टूट गया था। 5th फ्लोर इसका टूट गया। टूटने के बाद में फिरोज शाह तुगलक ने देखा कि इसको कंप्लीट करवाया जाए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक एक और मीनार बनाना चाहता था इसके सामने, परंतु वो बना नहीं पाया। और बना नहीं पाया तो इसने इसका निर्माण कंप्लीट करवा दिया और उसने क्या बना देता है इसके सामने, अलाई दरवाजा बना देता है। क्लियर है क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बना दिया? अलाई दरवाजा बना देता है। उसके बाद में आते फिरोज शाह तुगलक ने इसने क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया था। इतनी चीजें क्लियर? आगे बढ़े बेटा, बताइएगा सभी को ओके? इतनी चीजें ट्विंकल बताइएगा बेटा। डन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है बेटा भारत की सर्वतीय रेलवे। नहीं बेटा, पर्वतीय होना चाहिए। मैं वही सोच रहा, पर्वतीय सर्वतीय कहां से आ गया? क्या होगा? पर्वतीय रेलवे है, माउंटेन रेलवे बेटा। ये बता रहे बेटा, इसको थोड़ा सा, एक तो दार्जिलिंग शिमला रेलवे ले लो आप, है ना। इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको ये इस पे गए, हाँ इसको थोड़ा सा, ओ भाई हाँ हाँ हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, है ना। जस्ट सेकेंड, enable editing, ओके एंड ओहो ज़्यादा हो गई बेटा। अरे यार कुछ गड़बड़ हो गया बेटा। है ना, और इसको इसको तो रहने देते हैं, इसको है ना सेव कर देते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की पर्वतीय रेलवे। ये क्या है तो आप कहोगे कि सर ये पर्वतीय रेलवे। कौन सी रेलवे? ये है सर पर्वतीय रेलवे। पर्वतीय रेलवे मतलब क्या होता है तो आप कहोगे जो बेटा पर्वत के ऊपर चलती है। मैंने हिमालय के लिए रेलवे बना दी, जैसे आप कालका जाते हो बेटा, कालका शिमला रेलवे, है ना। मतलब जो वैष्णो देवी को जाती है, अमरनाथ को जाती है, उन सबको बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ? पर्वतीय रेलवे बोल सकता हूँ। जैसे पश्चिमी घाट पर बोल सकता हूँ रेलवे, जो मतलब हेरिटेज में शामिल है, ऐसी रेलवे, है ना। कुछ मूवी भी अच्छी अच्छी शूट हुई है बेटा, है ना। राजेश खन्ना की मूवी ले लो आप, है ना। जैसे गाना सुना होगा, चल छैया 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 छैया, है ना, सुना है कि नहीं? वो भी बेटा माउंटेन रेलवे में ही शूट हुआ है ना। मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह है। टॉय ट्रेन देख लो आप, हेरिटेज में शामिल है, मतलब बहुत देखने लायक है। तो हम अगर बात करें भारत की पर्वतीय रेलवे को कब शामिल किया गया? 2008 में शामिल किया गया। तो 2008, 1999, 2005। तो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, दार्जिलिंग आप जानते हो हिमालय के दक्षिणी पार्ट में आता है, हिमालय के दक्षिणी पार्ट में दार्जिलिंग आता है ना। सिक्किम के जस्ट नीचे की बात कर रहा हूं बेटा, सिक्किम के जस्ट नीचे दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का टी का जीआई टैग जिसको दिया गया है ना, जीआई टैग जिसको टी का दिया गया है। तो बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि आपको साइड में क्या दिखता है? बिल्कुल हिमालय दिखेगा क्या? पूरा का पूरा बेटा आपको स्नो, अब देखिए आइस दिख रहा है पूरा का पूरा पीछे साइड में, है ना। मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि आपने ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साइड में आपको बर्फ दिख रहा है ना। वहां से आपको क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहे हैं, बड़ा ही अलग सा माहौल चल रहा है ना। तो इसको कब शामिल किया गया? तो पहली बार इसको 1999 में शामिल किया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को। क्लियर है क्या? मतलब पहली बार हिमालय पर्वतीय रेलवे को कब शामिल किया गया? 1999 में इसको शामिल किया गया था। क्लियर बेटा?
हिमालयन रेलवे। देन उसके बाद में दूसरा और देखो, थोड़ा सा और बताए, यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा जब किसको किसको शामिल किया गया। तो पहली बात तो बात करें पर्वतीय रेलवे की, तो बेटा पर्वतीय रेलवे की अगर बात करेंगे तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ पर है, तो पहला क्वेश्चन कहाँ आएगा, तो आप कहोगे वेस्ट बंगाल में आएगा, पश्चिम बंगाल में आता है सर। इसके बाद में बेटा इसको यूनेस्को में सब कब शामिल किया गया, 1999 में। इसी को बेटा इसमें क्या है, तो टॉय ट्रेन जो चलाई गई, टॉय ट्रेन बच्चों के लिए, टॉय ट्रेन का आपने खूब नाम सुना होगा, टॉय ट्रेन। यहाँ पे राजेश खन्ना ने मेरे सपनों की रानी इसको बोला है, क्या बोला, मैंने सपनों की रानी मूवी आपने देखी होगी, गाना देखा होगा राजेश खन्ना का, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, है ना, सुना है कि नहीं, वो गाना आपने सुना होगा। तो बेटा वो शूट कहाँ हुआ है, इसी पर हुआ है, यही टॉय ट्रेन में। अगर बात करेंगे दार्जिलिंग, बहुत मतलब मूवी के लिए तो बेटा बेटर है, अगर मूवी आपको शूट करना है या कोई शॉर्ट फिल्म शूट करना है, आप चले आइए इसमें, ना पैसा लगेगा ना कुछ नहीं, बस कैमरामैन अच्छा होना चाहिए, डीएसएलआर हो, है ना, सोनी का लेकर के चले आओ, अच्छा पीटीजेड जो भी आपको लेकर के आना, बढ़िया सा कैमरा लेकर के आओ, और उसमें फोटो सेशन या वीडियो बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसीलिए तो बेटा आपने देखो राकेश जो राजेश खन्ना है उनकी मूवी है, टॉय ट्रेन है, यहीं पर टॉय ट्रेन मूवी भी है, अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये शूट हुई, सब ये आपका गाना इन्हीं का है ना। उसके बाद में यहाँ पर बात करें बेटा नीलगिरी माउंटेन रेलवे दूसरा। अच्छा नीलगिरी आता कहाँ है, तो आप कहोगे कि सर तमिलनाडु में आता है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, है ना, कि अगर बेटा यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो आप जानते हो कि ये हो गया बेटा गुजरात, गुजरात के नीचे अगर आऊँगा तो यहाँ पर इस साइड तो बेटा क्या है, केरल, इस साइड में क्या हो जाएगा केरल, इस साइड में तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ना बेटा ये वाली, ये पूरा का पूरा कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी माउंटेन। यहाँ पे ये नीलगिरी माउंटेन के ऊपर जो ट्रेन चलाई गई इसको बोलते हैं बेटा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु में आता है, 2005 में इसको चलाया गया, और चला दिया, क्या दिया है भैया, चल छैया छैया होना चाहिए। ये कौन सा गाना यहाँ पर शूट किया गया, तो आप कहोगे चल छैया छैया, सुना है कि नहीं, चल छैया 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 छैया, ये सॉन्ग किस पे आया, तो इसी पर आता है बेटा, डन। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करें कालका शिमला रेलवे, और कालका बेटा जहां से वही स्टेशन है कालका स्टेशन जहां से माता वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, माता वैष्णो, कटरा, कटरा जाते हो कि नहीं जाते हो, कटरा, कटरा से मिलता है कालका, कालका शिमला रेलवे की अगर बात करेंगे बेटा यही वैष्णो देवी के लिए जो जाता है हिमालय में, इसको भी किसमें शामिल किया गया, तो आप कहोगे यूनेस्को में शामिल किया गया। और ये कहां पर है, कश्मीर में है, शिमला से कश्मीर वाला पूरा का पूरा आप इसको ले सकते हो। और ये कहां आ जाएगा, तो आप कहोगे ये सर हिमाचल प्रदेश में आता है, कहां आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में आता है। और इस पे गाना कौन सा शूट हुआ, तो बेटा गाड़ी बुला रही है, ये अगर आपने सुना होगा तो इस पे कौन सा है, गाड़ी बुला रही है, ये इसी पे सॉन्ग शूट हुआ है आपका। बताइए बेटा किसी को कोई डाउट यहाँ तक, एनीवन, बताइए सभी लोग क्लियर है बेटा, खुशबू, स्नेहा, ट्विंकल, बेटा आना जाना कर रहे हो आप लोग, हाँ बेटा सॉन्ग आप गा सकते हो। अच्छा सॉन्ग इसलिए कि आप जाकर के सॉन्ग को देखना, बाद में आप उसके आइट साइड में उसका बैकग्राउंड जब देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा गाने के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि नहीं वाकई में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को हेरिटेज में शामिल क्यों किया गया। भाई कुछ क्वालिटी रही होगी ना, कुछ क्वालिटी है, कुछ अच्छा लग रहा होगा। जैसे अभी एक आपने राम सेतु पे एक मूवी, आपने राम सेतु मूवी देखी होगी, है ना, उस पे नहीं देखी, अच्छा वहां पे एक ब्रिज होता है एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज देखा होगा, उस पे आई 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 चेन्नई एक्सप्रेस गाना सुना है आपने, सुना है ना चेन्नई एक्सप्रेस का गाना। बेटा ये एडम्स ब्रिज जो तवल्या ब्रिज है आपका उस पे शूट हुआ है ना, शाहरुख खान ने जो गाना शूट किया है वो उस वाले ब्रिज पे है। तो मतलब ऐसा आप कोरिलेट करके भी याद रख सकते हो कि हाँ ये चीजें है। बताइए इतनी चीजें क्लियर बेटा, आगे चले, डन, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायग्राम देख रहा होगा, अच्छा कितना अच्छा डायग्राम दिख रहा है बेटा, देखो नीलगिरी माउंटेन 2005 में इसको शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन मतलब नीचे से आपको देखो नीचे एक ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज के ऊपर है ना, उसके ऊपर इधर ट्रेन जा रही है ऊपर से। अच्छा ऐसा तो आप अभी स्टेशन से आते आते होंगे तो आपको नर्मदा ब्रिज देखने के लिए मिलता है पर हरियाली कम है। बैतूल के पास में आओगे तो बैतूल के पास से जैसे ही आप घोड़ा डोंगरी क्रॉस करते हो आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही माहौल देखने के लिए मिलता है ना। पचमढ़ी के पास में जाओ, पचमढ़ी जैसे होशंगाबाद जाते हो आप, होशंगाबाद के पास में आप जाओगे तो होशंगाबाद से जैसे ही क्रॉस करते हो आपको बुधनी, बुधनी के उस साइड
पचमढ़ी वाला, होशंगाबाद वाला पूरा का पूरा एरिया, उसमें बिल्कुल ऐसा ही देखने के लिए मिलता है ना। ये चीजें क्या बताइए, ये ऐसा बेस्ट देखने के लिए मिलता है। ये कौन सी हो गई, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005। कालका शिमला देखो बेटा, कालका शिमला रेलवे, यहाँ से अगर आप देख रहे हो एक साइड ट्रेन दिख रही है, पीछे साइड पूरा का पूरा बर्फ का पहाड़ दिखाई दे रहा है, साइड में पूरा का पूरा वाइट है, घर पे भी बर्फ जम रहा है, ऐसा लग रहा होगा, है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल पूरे आ जाएंगे, उसके बाद में बर्फ कभी भी गिर सकता है यहाँ पे। तो ये वाली कौन सी हो गई, तो ये ऊपर आपको बर्फ दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं बेटा कालका शिमला रेलवे। दूसरा ये डायग्राम। तीसरे की अगर बात करेंगे बेटा, तीसरा यहाँ पर देखो, अच्छा एक एक दो ही लिखे क्या, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का चित्र मैंने आपको दिखा दिया था इधर, दार्जिलिंग ये है। दार्जिलिंग के बाद में नीलगिरी का ये चित्र लगा हुआ है डायग्राम, उसके बाद में यहाँ पर कालका शिमला। अब इसके बाद में बात करें बेटा नेक्स्ट, महाबोधि मंदिर परिषद की। बेटा इधर देखो, है ना, बाद में देखिएगा, है ना, गाना बाद में देखना है, सर्च बाद में करना है, पहले इसको कंप्लीट करो, है ना, नहीं तो ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अभी अपने पास में आधा घंटा है, आधे घंटे में इसको कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है महाबोधि परिसर। महाबोधि परिसर में बेटा क्या है, महाबोधि से समझ में ही आ रहा होगा कि सर ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और बौद्ध धर्म की बात करेंगे 2002 में इसको शामिल किया गया। ये दिखता कैसा है, बिल्कुल बौद्ध धर्म का मंदिर है सर। और ये कहां पर है, महाबोधि परिसर की अगर बात करेंगे तो कहां पर है, तो ये बिहार में है। भगवान बुद्ध को यहीं पर, कहां पर, भगवान बुद्ध को जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई वहीं पे बेटा महाबोधि परिसर स्टार्ट किया गया। और यहीं पर अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो बौद्ध की प्रतिमा है वो भी स्टार्ट, शुरुआत या उसका ओपनिंग भी किसके, जो आपका नरेंद्र मोदी जी उनके द्वारा क्या की गई, स्टार्ट की गई। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए बेटा बात करेंगे कि यहां पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है कौन सा ट्री के नीचे, तो आप कहोगे बोधि वृक्ष। और बोधि वृक्ष की बात करेंगे बेटा तो ये वृक्ष कौन सा था, ये पीपल का वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। और पीपल वृक्ष का ही नाम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध का क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, बोधि वृक्ष हो गया, है ना। अच्छा, जिस नदी के किनारे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं बेटा निरंजना नदी, या इसी को बोलते हैं बेटा फाल्गुनी नदी। फाल्गु नदी क्या बोलेंगे, फाल्गु रिवर। निरंजना इसी को बोलते हैं निरंजना या फाल्गु रिवर। अच्छा, नदी निरंजना हो गई, ज्ञान यहां पर हो गया। और एक चीज, किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप कहोगे कि पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बेटा ये पूर्णिमा का दिन एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म होता है। इसी दिन इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। बताइए, मतलब भगवान बुद्ध को, बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, मृत्यु भी इसी दिन हुई, और ज्ञान की प्राप्ति भी इसी दिन हुई। मतलब भगवान बुद्ध ने बेटा, जैसे इनका विवाह हो जाता है, इनके अगर माता पिता की बात करेंगे तो राजा थे, ये सारणु राजा थे। और राजा की अगर बात करें तो बेटा राजा को क्या कमी, इनके माता पिता को जैसे ही पता चला कि इनका जो बेटा है, इसके इनके बचपन का नाम बताओ बेटा, सिद्धार्थ हो जाएगा क्या, सिद्धार्थ। इनके माता पिता को जैसे ही पता चला कि मेरा बेटा आगे चल करके सन्यासी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, इन्होंने कहा कि भैया सारी सुख सुविधाएं इनके लिए, पंडित ने बताया कि भैया तुम्हारा बेटा आगे चल करके सन्यासी बन जाएगा। और कब बनेगा, जब इसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि भैया इनको ज्ञान से हम दूर रखते हैं, संसारिक मोह माया से इनको दूर रखते हैं। इनके लिए एक आलीशान महल बनाया गया, और आलीशान महल बना करके उसमें ही भगवान बुद्ध के लिए सारी चीजें व्यवस्था है, ऐशो आराम की जिंदगी। इनको संसारिक मोह माया से बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कर दिया। और एक महल में इनको क्या कर दिया, सारी सुख सुविधाएं संपन्न कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि इनको आया कि भाई मैं इस महल ही महल में हूँ, सारी चीजें यहाँ पर है, सारी सारी सुंदर स्त्रियां हैं, सारे अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर है, क्या संसार ऐसा ही है। इनको लगा कि एक दिन भाई घूम करके आना चाहिए, इनका दिमाग खराब हुआ। वैसे अगर क्लासरूम में आप बैठे हो, मैं कंटिन्यूअसली आपको क्या करूं, यहीं पर बिठा दूं, कंटिन्यूअसली यहां पर आपको कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल यहां पर बिठा के रखूं, आप बेटा बोलोगे कि सब कुछ यही संसार है। जैसे कुएं का मेढक, उसको लगता है कि संसार कुएं में ही है। इनको एक दिन लगा कि नहीं यार, बाहर घूम करके आना चाहिए। उस समय इनके माता पिता महल में थे नहीं। इनने अपने सारथी जो चन्ना था उसको बोला कि भाई चलो घूम करके आते हैं। सारथी चन्ना को बोला, और बेटा जैसे ही ये घोड़ा इनका कृंतक था, और जैसे ही बैठ करके निकले और बाहर बैठ करके निकलते हैं, ये जब निकलने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो इन्होंने देखा कि भैया इनको एक
बीमार आदमी मिल रहा है ना, बीमार आदमी मिला तो भैया ये क्या है, तो बोले इनकी तबीयत खराब हो चुकी है, बोले आप भी ऐसे ही हो जाओगे। बोले अच्छा हाँ, बोले इनको थोड़ा सा बुरा लगा कि यार ये तो गलत बात है, मुझे अभी तक पता नहीं चला। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर इन्होंने देखा कि यार एक लाश जा रही है, डेड बॉडी। फिर उन्होंने देखा कि यार ये भी तो चीज गलत है। फिर और देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, और फिर लास्ट में एक तपस्वी को देखा। ऐसी 4 घटनाएं उन्होंने देखी। उनको समझ में आया कि यार साला ये संसार क्या है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई खास रहा है, कोई बीमार होकर के लेट कर पड़ा हुआ है, दूसरा कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल अभी कुछ दिनों में मर जाएगा, कुछ एक व्यक्ति है जो मर चुका है, उसको लोग लेकर के जा रहे हैं, उसके पीछे भीड़ आ रही है ना, कुछ लोग उसके पीछे रो रहे हैं। फिर उसके बाद में कुछ एक उसको तपस्वी को देखा, बोले ये तो सूखा साखा से इंसान है, इसके चेहरे पर इतना तेज कैसे, ये शांति से एक चौराहे पर बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। बोले सर इसने क्या कर लिया है, संसार का जितना भी ज्ञान है, मोह माया, इसने त्याग दिया है। अब त्याग दिया है तो बोले क्या, इसने बोले मोक्ष प्राप्त कर लिया है सर। बोले तो ऐसा ही, अब ब्राह्मण का जैसे ही ऐसा चन्ना से सुना, भगवान बुद्ध को लगा कि मेरे को भी ऐसा ही बनना है। अब उसकी शादी हो रखी थी किससे, यशोधरा से। यशोधरा से शादी हो रखी है, और जैसे शादी हो रखी है, इसके माइंड में चल रहा है कि मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त करना है। घर आया तो इसको दासियां आ गई, बोले कि बेटा आपके घर पे क्या हुआ है, बेटा हुआ है। और बेटा हुआ है मतलब इन्होंने कहा कि राहुल, उसको नाम दे दिया राहुल। दासी को लगा कि इनने क्या दे दिया, नाम दे दिया, वो खुश हो गई, बोले राहुल हो गया। परंतु इन्होंने कहा कि राहुल, राहुल मतलब होता है बेटा, अर्थ होता है राहुल वर्ड का रास्ते की बाधा। क्या होता है, रास्ते की बाधा। क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक साइकोलॉजिकल एक इमेज बना ली थी कि बस मुझे छोड़ करके अब जाना है। घर पहुंचे, अब वो छोड़ करके जाना है। उनको क्या मिल गया कि राहुल आ गया है। अब उन्होंने राहुल नाम दिया दासी को, दासी ने जाकर के बताया, और वही नाइट, वही दिन गौतम बुद्ध जो थे अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़कर के, अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर के कहां निकल गए। और इस पे पूरा का पूरा बेटा मुंशी प्रेमचंद ने एक यशोधरा पूरा का पूरा उपन्यास लिख डाला है, उसको पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप उस दिन मुझे बता करके गए होते तो बेटा आपका क्या ही हो जाता, मैं आपको क्या जाने से रोकती। वो छोटा सा बच्चा था, एक बार उससे मिलकर के तो गए होते, एक बार उसको पापा कहने का मौका तो दिया होता, एक बार मेरी बातें तो सुनी होती। पर उन्होंने कहा कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें निगलेक्ट करके कहां चले गए वो, 29 वर्ष की आयु में बेटा घर छोड़ देते हैं। और घर छोड़ने के साथों साथ 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं। सारनाथ में की, सारनाथ के बाद में कहां चले गए, बोध गया में चले गए। कहां पर गए, गया में। और गया में जब ज्ञान की प्राप्ति होती, बोधि वृक्ष या मैं कहूं पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे गया, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई बेटा, तो गया क्या हो गया, बोध गया हो गया। क्या हो गया, बोध गया हो गया। और बोध गया की अगर बात करेंगे बेटा, तो बोध गया के बाद में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि यहीं पर इनका नाम सिद्धार्थ से क्या हो गया, सिद्धार्थ से क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, गौतम बुद्ध हो गया। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। और गौतम बुद्ध को ही यहीं से क्या बोला जाता है, वर्तमान में अगर बात करेंगे बेटा, तो क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है ना। बाकी हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो उसमें गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, और उसके बाद में इसकी कौन कौन सी बुक्स है, बौद्ध धर्म कितने भागों में डिवाइड हुआ है, व्रजयान शाखा क्या है, सुनिवात शाखा क्या है ना, इनकी कौन कौन सी बुक है, बुद्धम संगम, है ना, ये क्या है, इनके त्रिरत्न कौन कौन से हैं, कौन कौन सी विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक जो बुक है, वो ललित विस्तार क्या है, सारी चीजें भगवान बुद्ध के बारे में बेटा हम पढ़ेंगे। बताइए, तो महाबोधि परिसर पूरा का पूरा भगवान बुद्ध के बारे में है। भगवान बुद्ध का ये चीजें कहां पर शामिल है, यूनेस्को में शामिल है। बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताए बेटा। बेटा ट्विंकल, खुशबू, स्नेहा, बताइए, क्लियर ऑल। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, यहां से डन। फिर लिखा हुआ है बेटा भीमबेटका। अच्छा, भीमबेटका की बात करें तो बेटा ये एमपी की तीसरी हो जाएगी क्या, बताइए मुझे। एमपी की अगर बात करेंगे बेटा, तो मैंने आपको बताया कि एमपी में सर सबसे पहली साइट कब शामिल की गई, तो आप कहोगे सर 1986 में। 1986 में किसको, खजुराहो को। किसको शामिल किया गया, खजुराहो को। अच्छा, खजुराहो के बाद में आप कहोगे 1989 में बेटा किसको, तो आप कहोगे सर सांची को शामिल किया गया। उसके बाद में बेटा ये कौन सा है, 2003, है ना, कौन सी हो जाएगी, भीमबेटका। अच्छा, याद कैसे रखोगे, तो हमने कहा कि आपको खजूर खाना है, और खजूर कहाँ खाओगे, तो आपने कहा कि आप कहाँ जाकर के खाओगे, सांची में।
और सांची के बाद में कहाँ बैठना भी पड़ेगा ना खाने के लिए, भाई ऐसा है क्या, खाना के लिए बैठना भी पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर बैठने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, भीमबैठिका जाना पड़ेगा। क्लियर, कहाँ जाओगे, भीमबैठिका जाओगे, और भीमबैठिका में बैठ कर के ही क्या करोगे, खजूर खाएंगे। तो खजूराहो में आपको खजूर सच में खाना है और भीमबैठिका में बैठ करके खाना है ना, याद हो जाएगा। पहला 1986 में, ये कहां पर, छतरपुर में, छतरपुर में। सांची आपका रायसेन में, है ना। उसके बाद में भीमबैठिका आपका, अच्छा भीमबैठिका भी रायसेन में है क्या, भीमबैठिका भी रायसेन में, अभी देखते हैं भीमबैठिका। बताइए भीमबैठिका की अगर बात करेंगे बेटा, भीमबैठिका भी कहाँ आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर भीमबैठिका कहाँ पर है, कहाँ लिखा भाई, भीमबैठिका रायसेन में ही है, हाँ बिल्कुल सही है बेटा, है ना, भीमबैठिका भी रायसेन में ही है। चलिए क्लियर है। अच्छा भीमबैठिका में भी गुफाएं हैं क्या, यहाँ पर देखो आपको गुफा दिखाई दे रही होगी, दिख रही क्या बेटा, अंदर साइड में, इसको मैं थोड़ा रफ कर दूँ, हाँ अब दिखेगी प्रॉपर, है ना। भीमबैठिका में अब अच्छा क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर भीमबैठिका में आपको क्या दिखते हैं, रॉक के उसे, भीमबैठिका पाषाण आश्रय है, मतलब यहाँ पर भीमबैठिकाओं में, गुफाओं में पाषाण काल के, मतलब पूरा पाषाण काल के, आप कहोगे पाषाण मतलब बेटा होता है स्टोन एज, आपका स्टोन एज, स्टोन एज का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे स्टोन एज में शामिल किया गया है। बताइए क्या हो जाएगा स्टोन एज में, जैसे पेलियोलिथिक होता है, मिसोलिथिक होता है, नियोलिथिक होता है ना। सुना है कि नहीं सुना है, हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री में सबसे पहले जो एज स्टार्ट होता है आपका प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो प्री हिस्ट्री में ही आता है बेटा पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उसके बाद में आता है नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में ही आपको क्या मिलता है, तो आप कहोगे भीमबैठिका के स्थल मिलते हैं। और इसके लिए क्वेश्चन क्या है बेटा, यहां पर जो आदि मानव थे आपके, कौन थे, आदि मानव, कैनिबल, है ना, उन्होंने क्या किया, तो इस वाले पेंटिंग, इस गुफाओं की दीवारों पर क्या कर रखी है, पेंटिंग कर रखी है। कोई यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जैसे ये मैंने किसी को बनाया है, ऐसा बना दिया इनने, इसके हाथ में मैंने कोई तलवार दे दिया, ऐसा भाला दे दिया, किसी को मारने के लिए जा रहा है ना। यहाँ पर मान लो एक और व्यक्ति बनाया, गुस्से में है, और इसने क्या किया, इधर कोई एक ये बकरा क्या बना दो, कुछ भी बना देते, जानवर बनाते, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ये मान लो, है ना, ऐसा कुछ है ना, ये इसको मारने के लिए जा रहा है। तो मतलब ऐसे चित्र, डायग्राम, पेंटिंग कहाँ मिलती है, तो आप कहोगे कि सर भीमबैठिका पे मिलती है। वॉल पेंटिंग आप कह सकते हो कि ये पेंटिंग हमें कहाँ मिलती है, भीमबैठिका में देखने के लिए मिलती है। क्लियर है क्या बेटा, बताइए, सोना समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ना, हाँ ठीक है। कहाँ पे है, एमपी रायसेन में है। क्लियर है, आगे बढ़े। अच्छा इसको उसके बाद में यहाँ पे बेटा इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिस्ट्री की बात करेंगे, जब भी हम इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इतिहास को हम बेटा 3 भागों में बांटते हैं। इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। अगर इसकी बात करें 3 भागों में किसने बांटा, तो आप कहोगे कि सर जॉन ब्रूस एक व्यक्ति था, जॉन ब्रूस, और एक व्यक्ति आया सर क्रिश्चियन जॉनसन, क्रिश्चियन जॉनसन। कौन कौन से व्यक्ति लिख दिए बेटा, मैंने 2 व्यक्ति लिख दिए। एक ने इसको बांटा किसके आधार पर, तो आप कहोगे कि सर एक ने बांटा किस पे, जॉन ब्रूस ने मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर। अगर क्रिश्चियन जॉनसन की बात करूंगा, इसने बांटा लिखित आधार पर, कि वस्तुएं जैसे लिख पा रहे, पढ़ पा रहे, उसके आधार पर। तो यहां बात करेंगे बेटा प्रागैतिहासिक काल की, इसको बोलते हैं बेटा प्री हिस्ट्री। क्या बोलेंगे, प्री हिस्ट्री। आधे ऐतिहासिक काल की बात करेंगे बेटा, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और ऐतिहासिक को, वर्तमान की बात करेंगे बेटा, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलेंगे, हिस्टोरिक पीरियड बोलेंगे। अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो बेटा यहां पर लिखित साक्ष्य कुछ भी नहीं मिले। यहां का व्यक्ति कैसा था, आदि मानव था, ये बिल्कुल निग्लेक्ट था, पढ़ाई से इसको कोई मतलब नहीं था। समझ पा रहे क्या, उसको कोई मतलब नहीं था, लेने देना कुछ नहीं था, कि पढ़ पा रहे कि नहीं पा रहे, नो आइडिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि पढ़ना लिखना बिल्कुल जीरो था इनका, है ना। ये लिखित साक्ष्य यहां पर कुछ भी नहीं मिला इसको, लिखित साक्ष्य बिल्कुल क्या थे, जीरो। जैसे ही आधे ऐतिहासिक काल आया, आधे ऐतिहासिक काल में इसको लिखना तो आ गया, इसकी लिपि कौन सी थी, पिक्टोरियल थी, परंतु इसने क्या लिखा है बेटा, ये चिड़ी गुरैया ऐसा लिख दो, है ना, ये लिख दिया मैंने, कुछ पढ़ पा रहे क्या, नहीं। परंतु इसको आज तक पढ़ा नहीं गया, यहां पर तो इसको लिखने का भी पता नहीं था। परंतु जैसे ही प्रोटो हिस्ट्री आई,
यहाँ पर लिखा गया परंतु हम पढ़ पा रहे क्या नहीं। जैसे मैंने एक ये डायग्राम बना दिया, ये इधर बनाया, इसके हाथ में ये दे दिया, ये इधर कुछ बना देता हूं, इधर दूसरा व्यक्ति है ना, ये इससे भाग रहा है ना, इसको ऐसा, इसको मार रहा है, मतलब ऐसे डायग्राम बना दिए। तो बेटा डायग्राम बना करके बताना मतलब होता है पिक्टोरियल फॉर्म, पिक्टोरियल लिपि। क्लियर? तो यहां पर कौन सी लिपि थी? पिक्टोरियल लिपि थी। यहां पर लिखा गया परंतु पढ़ नहीं पाए, और यहां पे तो बेटा लिपि भी है, और आप ए लिख दो, बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, पढ़ा भी और आपने लिखा भी है, सारा सब कुछ आप पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। मतलब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी एज में लिखा हुआ पढ़ा नहीं गया है, प्रोटो हिस्ट्री में कहाँ का लिखा हुआ पढ़ा भी गया और समझ भी पाए, हिस्टोरिक में जहां पढ़ा भी नहीं गया लिखा भी नहीं गया, है ना। तो बेटा यहीं पर बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में, प्री हिस्ट्री में भी अलग अलग टाइप के फिर वापस से आपको 3 एज देखने के लिए मिलती है। यहां बात करेंगे बेटा नंबर 1 आता है पेलियोलिथिक, कौन सा आ जाएगा? पूरा पाषाण काल। पेलियोलिथिक के बाद में आता है बेटा मिसोलिथिक, मध्य पाषाण काल। उसके बाद में एक और आता है बेटा नियोलिथिक, नव पाषाण काल। और इसके बाद में आता है बेटा चैल्कोलिथिक, जिसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाण काल। क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण काल, जहां पर सबसे पहले तांबे की खोज हो गई इसीलिए। तो यहां पर भी बेटा मिसोलिथिक, मध्य पाषाण काल में ही, प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या देखने के लिए मिलती है? भीमबेटिका की खोज यहां पर बनाया गया भीमबेटिका को, और ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और यहीं पर क्या होती है? मानव के द्वारा पहली बार आग की खोज कब की गई? इसी वाले काल में की गई। पहला हथियार कौन सा बनाया? तो कुल्हाड़ी यहीं पर बनाई गई। ये भी थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करें, यहां पर बेटा प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सा पढ़ते हो आप? इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो, है ना। विश्व की प्रमुख सभ्यताएं पढ़ते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मिस्र की सभ्यता है, इजिप्ट की सभ्यता है, बेबीलोन की सभ्यता है, सोमेरियन की सभ्यता है। विश्व की जितनी बड़ी बड़ी सभ्यताएं, सिविलाइजेशन से, वो सारी की सारी किसमें पढ़ते हो? तो आप आद्य ऐतिहासिक काल में, प्रोटो हिस्टोरिक एज में पढ़ते हो। क्लियर है क्या? देन उसके बाद में ये तो आप जानते ही हो, ऐतिहासिक में अभी तक का सारा समय, है ना। ये सारी चीजें बेटा थोड़ी सी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां पर बात करें बेटा एमपी में भीमबेटिका की। भीमबेटिका कहां पर है? तो पहला क्वेश्चन यही आता है, कहां पर? रायसेन में। अच्छा, इसकी खोज किसने की है? तो आप कहोगे प्रागैतिहासिक स्थल है, और श्री विष्णु, डॉक्टर विष्णु वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई। किसने की गई? श्री विष्णु वाकणकर या विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई बेटा। श्री विष्णु, हाँ, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा इसकी खोज की गई। इसका अर्थ होता है भीम की वाटिका, मतलब भीम जहां रहता था, भीम के रहने का स्थान, भीम जहां पर बैठता था या रहता था उसका स्थान, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? भीमबेटिका। इसको कब शामिल किया गया? 2003 में इसको शामिल किया गया। बताइए, क्लियर इतनी चीजें? डन। आगे बढ़े, फिर लिखा है बेटा चंपानेर, ये चंपानेर होना चाहिए, चंपानेर, इसको पूरा लिख दूं, क्या होगा? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2024। अच्छा, ये दिखाई दे रहा है आपको? चंपानेर, पावागढ़ आपने नाम सुना होगा, पावागढ़। पावागढ़ कहाँ है? गुजरात में। आपने गाना भी सुना होगा, पंखेड़ा वो पंखेड़ा, सुना है पंखेड़ा वाला, है ना। किसके लिए है? पावागढ़ के लिए। मैया जी का मंदिर है, बहुत प्यारा, है ना, बहुत ऊंचाई पर है ना। आपका वडोदरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और बहुत ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भव्य मंदिर माता रानी का बन रहा है ना। पावागढ़ बहुत ऊंचाई पर, बहुत अच्छा लगता है जाने पर, है ना। ऊंचाई पर है ये, आपको बिल्कुल उस टाइप का दिखेगा। तो यहाँ पर बेटा बात करें चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान की, अगर बात करेंगे पूरा का पूरा, ये 2004 में शामिल किया गया। इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करेंगे चंपानेर के पास गुजरात में स्थित है, लाल पीले रंग की जो चट्टान है, क्या हो जाएगी? तो आप बात करोगे बेटा लाल पीले रंग की चट्टान में इसको बनाया गया, 2004 में इसको शामिल किया गया है। इतनी चीजें छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अरे आगे देखते हैं, ये लिखा। फिर उसके बाद में भारतीय विश्व धरोहर में बेटा आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल। अच्छा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की अगर बात करेंगे आप, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट? बताइए। रेलवे स्टेशन। महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल बेटा मुंबई में है, मुंबई में। इसका पहले नाम जो था, तो आप कहोगे कि सर इसका पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल था। विक्टोरिया टर्मिनल के बाद में 1992 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कर दिया गया। आपने ट्रेन देखी होगी, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से एक ट्रेन जाती है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जाने वाली छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनल को जाने वाली दिस नंबर की ट्रेन एक कुछ समय पश्चात जाएगी। और वर्तमान में तो एक काफी सुन रहे होंगे कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना,
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर दिस जिसमें यात्रियों की जान काफी सस्ती है, इस ट्रेन में यात्रियों की जान जा सकती है, या यात्रियों के ट्रेन जो जा रहे हैं यात्री उनकी जान बहुत सस्ती है। क्यों? क्योंकि बेटा देश का अगर मैं बात करूं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का, सॉरी विश्व का तो सबसे बड़ा नहीं होगा, अगर मैं देश की बात करूं बेटा दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टेशन है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, राष्ट्रपति भवन से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, आपके पार्लियामेंट से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, प्रधानमंत्री आवास से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर, यस और नो? अगर वहां पर ट्रेन के जाने से जो प्लेटफॉर्म पर आप 1500 टिकट हर घंटे अगर आप दे रहे हो, कितना? 1500 टिकट हर घंटे रेलवे अगर जनरल के टिकट दे रहा है, तो बेटा जो यात्री प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, जो कुंभ के लिए जा रहे हैं, अगर ट्रेन भाई आपकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, तो यात्रियों की जो जान गई है, जो भगदड़ मची है, उसके जिम्मेदार कौन? आप पहले रेलवे कहता है कि भाई कोई भगदड़ नहीं मची, फिर उसके बाद में जस्ट 10-15 मिनट बाद में ट्वीट आता है कि नहीं वहाँ रेलवे वालों का कि यहाँ पर कंट्रोल में है, कुछ थोड़ी देर बाद में आया कि ज़्यादा लोगों की जान नहीं गई है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तो भाई किसी का माँ बाप, किसी के माँ बाप चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी का पूरा परिवार चला गया, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर अगर हम मंत्री जी की बात करेंगे, हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब, सिर्फ रील बनाने से काम नहीं चलने वाला बेटा। यहाँ पर अगर देखा जाए कि कुंभ में देखो भाई, आज तक तो 2000, अगर मैं कुंभ के मेले की बात करूं तो कुंभ के मेले में भी हर बार भगदड़ हुई है। प्रयागराज 2003 की बात कर लो, नासिक 2012 की बात कर लो, है ना? तो कुंभ के मेले में भी भगदड़ हुई है, परंतु आने जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या उपाय किए? परंतु बेटा कोई उपाय नहीं किए गए। हाँ जरूर, ये जरूर बता दिया गया कि ये 144 साल में आने वाला भव्य कुंभ है, अगर आपने इसमें नहीं नहाया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप पाप के भागीदारी बन जाओगे। अरे तो भाई ये भी बता देते कि अगर आप उस कुंभ के मेले में जा रहे हो, अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो आप घर वापस लौट करके नहीं आओगे। फिर कौन सा पुण्य? जिसका भाई बाप माँ बाप सब कुछ चला गया, किसी किसी का तो पूरा परिवार खत्म हो गया, तो बेटा इसमें किसकी बात करोगे आप? बताओ। भगदड़ में उसके बाद में आप आंकड़े नहीं दे रहे हो कि साहब कैसा हो गया, है ना? और जहां आप बोल रहे हो कि 5 करोड़ 50 करोड़ हिंदू, मतलब 50 करोड़ लोग वहां पर आएंगे, तो भाई 50 करोड़ लोगों का आपको जब पता है कि इतने सारे लोग आएंगे, और जब इतने सारे लोग आएंगे तो आपने इसकी प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं की? व्यवस्था करनी चाहिए थी। जिस हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि ऐसा भविष्य में ऐसा कोई कुंभ नहीं आएगा, आप कमाई तो भरपूर कर रहे हो ना कुंभ से, कि ये 144 साल बाद में आया है, ऐसा कोई दूसरा कुंभ होगा ही नहीं। 144 साल का हर इसमें एडवर्टाइजमेंट न्यूज से लेकर के चैनल पेपर में सब में मिलेगा। कहीं ये बताया गया आपको कि बेटा यहाँ पर अभी तक 4 बार आग लग चुकी, उसमें लोग जल गए, यहाँ पर भगदड़ मची, उसमें 200-150 लोग मर गए? कहीं मिला? नहीं, को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बेटा यहाँ पर इंसान की जो जान है वो क्या है? सस्ती है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी भगदड़ होती रहेगी, लोग जान गंवाते रहेंगे और राजनीति रोटियां सेकती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको कंप्लीट करते। क्या लिखा हुआ है इधर? भारतीय विश्व धरोहर में कौन सा पढ़ रहे हैं हम? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये आता कहाँ पे है? मुंबई में। और बात करेंगे बेटा इसका पहले नाम क्या था, तो आप कहोगे कि इसका विक्टोरिया टर्मिनल था। और विक्टोरिया कौन थी? तो आप कहोगे इंग्लैंड की महारानी, है ना? महारानी विक्टोरिया, याद रहेगा, उन्हीं के नाम पर, उनके सम्मान में बेटा इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल कर दिया था, है ना? जैसे मुंबई, है ना? मुंबा, उसका पहले नाम था बेटा मुंबा आई, एक लेडीज हुआ करती थी, गरीबों के लिए काफी अच्छा काम किया, इसीलिए उसका नाम रख दिया गया था मुंबा आई। परंतु वो धीरे धीरे अंग्रेजों को बोलने में नहीं आने लगा। अब मुंबा आई, अब मुंबा प्लस आई कर दिया, उसको कर दिया मुंबई, है ना? फिर धीरे धीरे उसको पहले क्या बम्बई, क्योंकि बोलते ही नहीं आता था ना लोगों को। फिर वर्तमान में क्या चल रहा है? मुंबई, है ना? याद रखिएगा थोड़ा सा। तो महाराष्ट्र में है, बिल्कुल ऐसा कुछ दिखता है। बहुत सारे लोगों की आपने फोटो भी देखी होगी। यहाँ पर घड़ी दिखाई देती है, बिल्कुल लोग जाते हैं ऐसे, बिल्कुल खड़े होते हैं कि बिल्कुल घड़ी को देख रहे होते हैं और ऐसी फोटो खींच के डालते हैं। फेसबुक वगैरह पे आपने देखा होगा, जो भी मुंबई घूमने जाता है, रेलवे स्टेशन यहीं से निकलता है बाहर, और उसको बिल्कुल ऐसा दिखता है, हेरिटेज जैसा भी दिख रहा है ना बेटा। देखो बिल्कुल हेरिटेज जैसा नहीं दिख रहा है क्या? एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है कि एकदम हेरिटेज होगा,
है ना, लगता भी है। मुंबई में एक ये, और इसके बाद में होटल ताज। कोई मुंबई गया है और मुंबई जाने के बाद में बेटा अगर उसने यहाँ और रेलवे वो होटल ताज के साथ में उसने अगर फोटो नहीं खींची है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने मुंबई घूमा ही नहीं है ना। तो ये चीज़ है मुंबई, और इसके साथ में एक बीच, मुंबई के बीच, है ना। बाकी तो जुहू वगैरह जाते हैं, है ना, जहाँ पे पूरा बॉलीवुड सिटी कह सकते हो। कंप्लीट ये वाला याद रखना। उसके बाद में ये लगा हुआ है हमारी आन बान शान, लाल किला 2007 में इसको शामिल किया गया, बिल्कुल लाल तरह से दिख रहा है। और आप जानते हो कि 2024 में बेटा लाल, 2023 में किसानों ने इस पे चढ़ करके क्या कर दिया था, झंडा उतार दिया था, है ना, आप जानते ही होंगे, है ना। हरियाणा किसानों ने बेटा, किसानों ने बगावत कर दी थी 2023 में। किसान बिल का आपने नाम सुना होगा, किसान बिल आता है 2019-20 में, और उसमें किसानों ने क्या कर दिया, किसान यूपी की गाजियाबाद बॉर्डर पे यूपी की साइड से और हरियाणा और पंजाब की साइड से किसानों ने कूच कर दिया किधर की ओर, लाल किले की ओर, कि हम क्या करेंगे, लाल किले पे फतेह हासिल करेंगे। मतलब अब फिर से वो क्या करना चाहते हैं, दिल्ली पे अपना अधिकार करना चाहते हैं। और जैसे ही वो यहाँ पर आए उन्होंने पूरी तरह से लाल किले को अपने अधीन ले लिया और यहाँ से झंडा उतार करके किसानों ने अपना झंडा लगा दिया था। उसके बाद में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, राष्ट्रपति शासन की बात होने लगी, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। तो आप कहोगे कि लाल किला किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। और आप जानते होंगे कि बेटा 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो, मोदी जी कहाँ से तिरंगा झंडा फहराते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, लाल किले से, है ना। और वर्तमान में बात करेंगे बेटा सेकंड नंबर के जवाहरलाल नेहरू के बाद में सबसे ज्यादा लाल किले से फ्लैग होस्टिंग करने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी। याद रहेगा क्या सेकंड नंबर पे, कि वर्तमान में अगर 1-2 साल ये और रह गए, 3 साल, ये पंचवर्षीय अगर कंटिन्यूअसली इन्होंने फ्लैग होस्टिंग कर दी, है ना, तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअसली फ्लैग होस्टिंग करने वाले कौन से हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। वर्तमान में सेकंड नंबर पे आते हैं। क्लियर, ये आपको दिखाई दे रहा है, झंडा आपको दिख रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। और एक चीज और बेटा, अभी 2023 में बाढ़ आ गई थी यमुना नदी में। दिल्ली को बेटा इंद्रप्रस्थ बोला जाता है, और इंद्रप्रस्थ में आप जानते हो वर्षा ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ को बसाया किसने था, पांडवों ने, है ना। तो अगर बात करेंगे पांडवों की, तो बेटा यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जब जल आ गया था, बाढ़ आ गई थी यमुना जी में, तो पूरा का पूरा लाल किला बेटा आधा पानी में डूब गया था। दिल्ली की जो बसें हैं, रोड पे चलने वाली बसें, वो भी आधी आधी पानी में डूब गई थी। याद रहेगा क्या, ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। यहाँ पे बेटा लाल किले की अगर बात करूं, तो लाल किले में बेटा आपको 2 प्रमुख गेट देखने के लिए मिलते हैं। एक तो अगर बात करें तो एक आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अच्छा एक मिनट बेटा, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो इसको मैं जरा सा ये ले लूँ यहाँ से, ठीक है ना, ठीक। ये यहाँ पर एक गेट आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अच्छा इधर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, दूसरा लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये आ गया, नहीं तो एक गेट इधर से दिख जाता, है ना। दूसरी अगर बात करेंगे तो यहाँ देखते हैं, अरे गुजा भाई बुरा मान गया क्या, हाँ ठीक है, ठीक, ये हो गया। यहाँ अगर बात करें बेटा तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको लाल किला। लाल किले की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको 2 प्रमुख गेट देखने के लिए मिलते हैं। एक को बोलते हैं बेटा लाहौरी गेट, क्या बोलेंगे, लाहौरी गेट। और दूसरे को बोलते हैं बेटा दिल्ली गेट, क्या बोलेंगे, दिल्ली गेट। दूसरे को क्या बोलेंगे, दिल्ली गेट बोलते हैं। उसके बाद में इसको बनवाया किसने था, शाहजहां ने। यहाँ बात करूंगा बेटा, इसको बनवा कौन सा पत्थर, अभी मैंने बताया लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया। अच्छा इसका, इस पे ध्वजारोहण कौन करता है, पीएम मोदी ध्वजारोहण करता है, फ्लैग होस्टिंग करता है। उसके बाद में कौन सी नदी के किनारे है, यमुना नदी के कौन से तट पे, लेफ्ट या राइट, है ना। तो आप कहोगे कि सर ये कौन से राइट साइड में है, सर कौन से साइड में हो जाएगा, बताइए होगा क्या, कि सर कौन से साइड हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। इतनी चीजें थोड़ी सी आपको याद रखनी है, बताइए बेटा, डन। अब बात करें बेटा जंतर मंतर की, और जंतर मंतर तो आप जानते हो, जंतर मंतर, अच्छा टोटल कितने जंतर मंतर बेटा, पहला क्वेश्चन मेरा, है ना। जंतर मंतर, अच्छा ये आपको दिख रहा होगा, जंतर मंतर कैसा दिखाई दे रहा है, जंतर मंतर ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है क्या, एक बड़ी सी सीटी दिख रही है ना। अच्छा जंतर मंतर में बेटा एक भौतिक वेधशाला बोल सकते हो आप इसको, क्या होती है, वेधशाला होती है, जहां पर खगोल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, या घड़ी की आपके जितनी भी कह सकता हूं मैं
क्या बोलोगे? तो आप कहोगे कि सर जो कहना चाहिए वेधशाला, जिसमें ज्योतिष का ज्ञान दिया जाता है, ज्योतिष अध्ययन किया जाता है, चौघड़ियों के बारे में बताया जाता है, सूर्य कब निकलेगा, पृथ्वी कब निकलेगी, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, वो सारी चीजें का पहले, कब, जब आपकी कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी, कोई साइंस नहीं था, उस जमाने में बेटा ये पूरे विश्व को बताने का काम किसने किया है? तो आप कहोगे जंतर मंतर, जो कि पहली प्रयोगशाला, आप लैब कह सकते हो, किसकी? ज्योतिषी की। बताइए, क्लियर है क्या बेटा इतना? आगे चले तो यहां अगर बात करें बेटा जंतर मंतर की, तो जंतर मंतर का पहला क्वेश्चन तो आता है कि बेटा वर्तमान में जंतर मंतर है कितने? तो आप कहोगे कि सर वर्तमान में जंतर मंतर की टोटल संख्याओं की अगर मैं बात करूंगा कि वर्तमान में सर जंतर मंतर कितनी जगह है? 4 जगह है। इन 4 जगहों में अगर बात करें बेटा, पहला तो हो गया आपका जयपुर में, दूसरा बात करेंगे बेटा मथुरा में, तीसरा बात करेंगे बेटा उज्जैन में, और चौथा बात करेंगे बेटा वाराणसी में। बताओ कितनी जगह है? पहले 5 जगह हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में कितना है? 4 जगह है। 4 जगह में जयपुर, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। क्लियर है? अच्छा, इसको बन उज्जैन में भी है बेटा, है ना? और इनको बनवाया किसने था? तो आप कहोगे सवाई जयसिंह। अच्छा, सवाई जयसिंह में बेटा 1 2 3 हुए, तो सवाई जयसिंह बेटा सेकंड याद रखना। वैसे तो सवाई जयसिंह ही पूछा जाता है कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनवाया गया। अगर उसमें भी आपसे पूछ ले कि सवाई जयसिंह में भी, अगर एग्जामिनर को ऐसा लगा कि एग्जाम और टफ करना है, बेटा सवाई जयसिंह तो सब रट करके जाएंगे, सवाई जयसिंह सब रट करके जाएंगे कि हाँ जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो सवाई जयसिंह ने। परंतु कौन से सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह सेकेंड? अगर ऑप्शन उसने दे दिया सवाई जयसिंह प्रथम भी दे दिया, सवाई जयसिंह सेकेंड भी दे दिया, फिर क्या करोगे? गलत हो जाएगा। बना हुआ क्वेश्चन तो हमें थोड़ा सा याद रखना है कि बेटा किसने बनवाया? सवाई जयसिंह सेकेंड के द्वारा इसको बनवाया गया था। बताइए, और ये क्या है? तो आप कहोगे कि ये वेधशाला है बेटा। क्या है? ये वेधशाला है। और वेधशाला की बात करेंगे मतलब यहां से हमें क्या मिलता है? ज्योतिषी ज्ञान दिया जाता है। बताइए, ज्योतिष का ज्ञान देने का काम यहीं से किया जाता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट दिखती कुछ ऐसी है जयपुर की। अच्छा, जयपुर को बेटा यहाँ अगर मैं बात करूँ जयपुर को, तो जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। पिंक सिटी क्यों? क्योंकि सवाई जयसिंह ने जब अंग्रेज आए थे तो पूरी की पूरी सिटी को क्या कर दिया था? पिंक कलर से रंग दिया था, इसीलिए पिंक सिटी जयपुर। अच्छा बेटा, मैं अगर यहाँ पर पिंक स्टेशन की बात करूंगा, पिंक स्टेशन, पिंक स्टेशन की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा कौन सा? मदन महल स्टेशन। मदन महल कहाँ पर है? मदन महल स्टेशन कहाँ पर बेटा? जबलपुर में। यस और नो? ये याद रखना है थोड़ा सा। और उसके बाद में बेटा अगर बात करें, जयपुर को ही हेरिटेज सिटी भी घोषित किया गया है ना? हेरिटेज सिटी अगर यूनेस्को की हेरिटेज सिटी में 2 शहर शामिल है, एक अहमदाबाद, और अहमदाबाद के बाद में बात करूंगा बेटा तो कौन सा हो जाएगा? एक जयपुर। और बेटा एक और चीज याद रख लेना, यूनेस्को की आपका साहित्यिक शहर, यूनेस्को का साहित्यिक, है ना, साहित्यिक लिटरेसी सिटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कोझिकोड। कौन सा हो जाएगा? कोझिकोड। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछ सकते हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन है, कुछ स्टैटिक का है, इसमें सारी की सारी चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा देखते हैं आगे। फिर लिखा हुआ है जंतर मंतर, ये सारी चीजें वही लिखी हुई है। जंतर मंतर की बात करेंगे बेटा, किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप कहोगे सवाई जयसिंह सेकेंड के द्वारा इसको बनाया गया। ये क्या है? सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला मतलब सूर्य की स्थिति को बताता है, कब सूर्य ग्रहण होगा, है ना, सूर्य ग्रहण कितने समय का रहेगा, कौन सी राशि पर रहेगा, सूर्य किसका ऊंचा है, चंद्रमा किसका भारी है। आपने राशि वगैरह देखी है? अभी वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोटॉक, है ना? एस्ट्रोटॉक बेटा बिल्कुल। अच्छा, शुरू में 1-2 मिनट फ्री देता है ना? अच्छा, एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोटॉक में आप बात करो
तो वहाँ पे जैसे ही आप बात करते हो तो पहले तो फ्री देता है, उसके बाद में 20 से 50 रुपए का रिचार्ज करो 4-5 मिनट बात करने के लिए। वो बोलता है आपकी शादी होगी, अच्छा शादी लव मैरिज होगी, अरे अरेंज मैरिज होगी, बस इतना ही बताता है वो। अच्छा फिर आप पूछ लो उससे, अच्छा भाई जॉब कब लगेगी, थोड़ा सा ये भी पूछो। हाँ तो भविष्य में योग है, अरे तो हाँ है ना, 26-27 में योग है। अरे भाई साहब जब आप भाई चुनाव अभी हुआ है, 29 में चुनाव होना है, वैकेंसी अभी आई है, अब पता नहीं वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा पढ़ना जारी रखे कि नहीं रखे, तो बोलते हैं कि आप जारी रखो। फिर शादी करे कि नहीं करे, बोले शादी भी कर लो। तो भाई दो चीज में से एक ही हो पाएगी ना, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको याद रखना है, अगर आप चाहो तो एस्ट्रोटॉक में बात कर सकते हो, है ना। चलो अच्छा की थी, बात की थी, बहुत बढ़िया। अच्छा कुछ नहीं बोले, ओके। अच्छा परसेंटेज बता दिए थे, 80-85 बनेगी, स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, ऐसा। हाँ अच्छा भाभी की शादी, बेटा भाभी की क्यों शादी करवा रहे थे आप? भाभी की तो शादी, अच्छा भाभी की शादी करवा रहे हो, बहुत बढ़िया। चलो बेटा आगे। अच्छा उनने बता भी दिया कि भा अच्छा 25 में होगी, भाई वो ऑलरेडी भाभी है क्या ना मेरी, उसकी क्यों शादी करवा रहे हो? ऐसा तो नहीं कि कहीं और शादी करवाने के चक्कर में थे? अरे चलो बेटा कोई नहीं, आगे बढ़ते। तो ये थोड़ा सा याद रखना है बेटा, यहाँ पे जंतर मंतर क्या है, सूर्य से रिलेटेड है। सौर यहाँ पर बेटा सूर्य ग्रहण के बारे में बताया जाता है। देन अच्छा पहले कितनी जगह पे थे, तो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 5 जगह पे थे। वर्तमान में अगर बात करेंगे, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस। क्लियर है, मथुरा का बेटा नष्ट हो चुका है, तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस। और सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे अच्छी क्वालिटी का बेटा कौन सा है, तो आप बात करोगे कि कौन सा है, जयपुर का। और जयपुर वाला ही आपसे अधिकतर पूछा जाता है कि जयपुर में जो आपका जंतर मंतर है। अच्छा बेटा जंतर मंतर सोच के कुछ लोगों ने, जिन्हें नहीं पढ़ा रहता है, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा स्थान जादू टोने वाला स्थान जंतर मंतर, परंतु ऐसा नहीं है ना। और जंतर मंतर में अगर ऐसा हम सोचते हैं और आपको स्थान भी ऐसे ही मिल जाए ऑप्शन में, तो बेटा डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत करके आओगे, क्योंकि आपने पढ़ा होता नहीं है। और पढ़ा होता नहीं है तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही रिलेटेड, इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हम लगा देते हैं। यस और नो बताइए, ये चीजें हो जाएगी क्या? तो इसके बाद में ये 5 जगह है। यहाँ पर बेटा क्या होता है, तो ऑब्जर्वेटरी कह सकते हो। ये क्या होती है, ऑब्जर्वेटरी होती है। यहाँ पर यंत्र रखे जाते हैं, जिसको सम्राट यंत्र और राम यंत्र बोलते हैं। किस टाइप के 2 यंत्र होते हैं, एक होता है सम्राट यंत्र और एक होता है राम यंत्र। सम्राट यंत्र जिससे हम देखा जाता है, और राम यंत्र जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें, दोनों की दोनों चीजें याद हो जाएगी। और सबसे बड़ी सौर घड़ी कहां पर है, तो सबसे बड़ी सौर घड़ी बेटा उज्जैन में, याद रहेगा क्या? सबसे बड़ी सौर घड़ी कहां पर स्थापित की गई, तो उज्जैन में स्थापित की गई, याद रहेगा। आप देखते होंगे अगर उज्जैन में गए हो तो वेधशाला में, आपने संदीपनी आश्रम के बाहर जो वेधशाला बनी हुई है, वहां पर देखा होगा कि बड़ी सी एक घड़ी बनाई हुई है, जहां पर जंतर मंतर है ना। ये सौर घड़ी पूरे देश की सबसे बड़ी सौर घड़ी है ना। ये कहां पर है, उज्जैन, बस उज्जैन याद रखिएगा, बाकी ओके, बाकी यहाँ पे और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर क्या बेटा, बताओ आगे बढ़े। जयपुर, ये सारी चीजें डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो जयपुर का मैंने आपको डायग्राम बताया था, कहाँ गया, यहाँ पर भी आपको घड़ी दिखाई दे रही होगी नहीं? अच्छा ये इससे पहले एक और चीज दिखा देते हैं, यहाँ ये वाली घड़ी को देखा है आपने, बहुत सारी मूवी में आपको ये दिखाया जाता है ना। मूवी चालू होती है, समय आपको दिखाया जाता है, और समय के साथ में ये वाली पिक्चर निकल कर आती है, महाराज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की। यस और नो, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है ना। तो यहाँ अगर बात करें, यहाँ पे आ गया, ये आ गया है ना, यहाँ बात करें, ये हो गया था, यहाँ बात करें। फिर बात करते हैं बेटा पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट कुछ ऐसा दिखाई देता है। कौन सी साइड स्लाइड चल रही है, 29। बेटा ऐसा लग रहा है मुझे कि एक क्लास, है ना। अच्छा शादी में आना है बेटा, थोड़ा सा और देख ले, माधव घाट की, राजस्थान के पहाड़ी किले बेटा बहुत है यहाँ तो, कुंभलगढ़, आम और जाम, ये क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें अभी, है ना। अच्छा टोटल अभी हमको एक क्लास और लगेगी, कहाँ पे है अभी हम, यहाँ पे है ना, पश्चिमी घाट आपका। पश्चिमी घाट पे छोड़ते हैं, है ना बेटा। 6 बजे से आपकी भी क्लास है, ट्विंकल खुशबू, है ना बेटा। क्लास को आज यहीं तक रखते हैं हम, है ना। नेक्स्ट क्लास जस्ट इसके बाद में आपकी क्लास हो रही होगी, आप वहाँ पर पहुँच जाइए, है ना। बाकी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप है, आप कॉल कर सकते हो।
अगर किसी को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी है करियर से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, अगर प्रॉपर टाइमिंग नहीं बन पा रही है तो भी बेटा आप पूछ सकते हो। बाकी आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई होगी तो आपने ज़रूर इसको ज्वाइन किया होगा, है ना। बाकी आप लोग मैच्योर हो ही। बाकी थैंक यू आज की क्लास के लिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू खुशबू, थैंक यू वेरी मच।